नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस कंप्लीट क्लास में हम बात करने वाले हैं जो फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया है, जो कि आपका पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलता है। ये आपका जो है चौथा सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, टोटल 5 यूनिट के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको कंप्लीट रूप से जो एक वीडियो है उसके माध्यम से बताया था। उसमें आपने जो है इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए होंगे। तो इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर आपने आंसर पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़े तो मैं अभी आपको जो है इनके सॉल्यूशन के रूप में कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूं फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया का। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो आप डिटेल वीडियो एक बार जाकर देख सकते हैं। डिटेल वीडियो आपको मिलेगा कहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपका चैनल है यानी कि टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में आप जाओगे तो टेलीग्राम चैनल में आपको ये डिटेल वीडियो मैंने शेयर कर दिया था, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा SSW एजुकेशन PDF के नाम से। अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो अच्छी बात, नहीं किए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया का कंप्लीट जो PDF है वो मैंने शेयर कर दिया। इसी में आपको लिंक मिलेगी, इस लिंक पर क्लिक करके आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। या तो फिर मैंने आपको यहाँ पे एक कंप्लीट प्लेलिस्ट शेयर किया हूँ जो कि PGDCA और DCA फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, तो उसमें जाकर भी आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे आप ये देखिए सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट है और इसी प्रकार आपको फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप थोड़ा सा जो भी चीज़ें नहीं मिलती है तो थोड़ा ऊपर जाके आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, जिससे आपको जो है सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको देखिए यहाँ पे PGDCA DCA की फर्स्ट सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है वो देखने को मिलेगी। इसमें आपको फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया नाम से सब्जेक्ट देखिए कंप्लीट मिलेगा, 3.5 घंटे के आसपास है। इसको आप ज़रूर देखें, इसमें आपको कंप्लीट चीज़ें यहाँ पर डिटेल में मिलने वाली है। इसके अलावा आपको जो है अन्य सब्जेक्ट अगर है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, देखिए आप जो है वीडियो देख लेते हैं और जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करने में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ एक बटन पर प्रेस करना है। इसके अलावा आपको एक चैनल और मिलेगा जो कि आपका जो है अरविंद टिप्स के नाम से मिलेगा। इसमें आप देखोगे तो आपको छोटी छोटी टिप्स वगैरह देखने को मिलेगी जो आपके लिए बहुत ही काम की रहेगी। तो इसको भी आप जो है ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए यहाँ पे हम जो है बात करते हैं किसकी, हमारे फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया की, जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो एक एक करके हम जो है शुरुआत से यहाँ पे हल करते हैं ताकि आपको कुछ इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया, जो हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत हमको जो है सिलेबस देखने को मिलता है, चौथा सब्जेक्ट है। इसी का अल्टरनेट में आपको VB.NET में मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। VB.NET का अलग से मैं यहाँ पे रिवीजन कर दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन यहाँ दे दूंगा। जिसका फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया वो इसको पढ़ लीजिए, जिसका VB.NET है वो VB.NET वाला वीडियो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये 3 सब्जेक्ट ऊपर के वो ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ देखिए सिलेबस आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट रूप से, तो ये सिलेबस तो आपने देख लिया होगा। मुख्य रूप से हम बात करते हैं मल्टीमीडिया की। तो मल्टीमीडिया क्या होता है, देखिए मीडिया पहले समझते हैं। मीडिया का मतलब क्या होता है, मीडिया का मतलब होता है मीडियम। क्या होता है, मीडियम। मीडियम को हम कैसे माप सकते हैं, मीडियम मतलब एक माध्यम। हम हिंदी में अगर बोले तो माध्यम को हम क्या बोल देते हैं, मीडियम। और मीडियम से शॉर्ट कर दी हमने, क्या बन गया, मीडिया। यानी कि मीडिया एक प्रकार का मीडियम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब वो मीडियम अलग अलग प्रकार से हो सकता है, जैसे टेक्स्ट हो सकता है जो आप टाइप करके बताते हो, किसी से चैट करते हो। इमेज के फॉर्म में हो सकता है, आप इमेज देखिए, आप अगर व्हाट्सअप में किसी को भेजते हैं तो वो इमेज के फॉर्म में आप देख सकते हैं। किसी को वॉइस चैट अगर भेज रहा है तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये हो गया आपका मीडियम। और मीडियम में ही हम देखेंगे तो मीडियम में हमको और दूसरी चीज़ें जैसे कि वीडियोस वगैरह देखने को मिलेंगे, या फिर हम एनिमेशन की बात करें तो ये सभी चीज़ें क्या है, मीडियम है। पर मीडियम क्या है, एक से अधिक है कि नहीं। देखिए यहाँ टेक्स्ट अलग है, ग्राफिक्स अलग है, साउंड अलग है, तो एक से अधिक मीडियम यानी कि मल्टी। और मल्टी मीडियम से मिलकर मल्टीमीडिया बना है, यानी कि एक से अधिक मीडियम के माध्यम से हम जो है अगर हमारे विचारों को या सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो वो बन जाता है मल्टीमीडिया, जिससे अंतर्गत आप वीडियो भी देख सकते हैं। अभी आप वीडियो देख रहे हो स्क्रीन, और दूसरी चीज़ आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं, तो आपको 2 चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक तो मिल रहा क्या, ऑडियो, और एक मिल रहा आपको वीडियो। वीडियो के अंतर्गत भी आपको जो है टेक्स्ट देखने को मिल रहा है जो आप लिखे हुए देखिए यहाँ पे, और ग्राफिक्स यानी कि पिक्चर देखने को मिल रही है। एनिमेशन, जो आपका एनिमेशन एक पिक्चर जो है कंटिन्यू चलते रहती है उसे बोल देते हैं हम क्या, एनिमेशन। ठीक है, मतलब एक पिक्चर को देखेंगे और एक एनिमेशन को देखेंगे, दोनों में अंतर क्या मिलेगा, पिक्चर
पिक्चर आपकी स्थायी रहेगी और एनिमेशन आपका कंटिन्यू डायनेमिक रूप से चलते रहेगा। तो ये हो गया आपका मल्टीमीडिया की डेफिनेशन। अगर पूछा जाता तो आप इसको लिख सकते हो। अब मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के अंतर्गत जो गुण होते हैं, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है एट्रीब्यूट, क्या पूछ लिया जाएगा? एट्रीब्यूट। मल्टीमीडिया के एट्रीब्यूट पूछ लिया जाता है या प्रेजेंटेशन के एट्रीब्यूट पूछ लिया जाता है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो मिलता है आपको क्या, यहाँ पे एक मिलता है आपको यूज़ ऑफ मल्टीपल मीडियम, यानी कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में आपको बहुत सारी मीडिया का प्रयोग मिलता है। कैसे? आप यहाँ पे टेक्स्ट का उपयोग करते हो, आप ग्राफिक्स का उपयोग करते हो, एनिमेशन का उपयोग करते हो, साथ में आप साउंड का उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा आपको वीडियो भी वहाँ पर मिल जाता है, यानी कि एक से अधिक माध्यम यहाँ पे, एक से अधिक मीडियम यहाँ पे प्रयोग होते हैं। इसी को हम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसके अलावा नॉन लीनियर, यानी कि देखिए एक सिक्वेंशियल होता है, कंटिन्यू चलते रहता है, और एक होता है नॉन लीनियर, यानी कि यहाँ पे प्ले करे और सीधे डायरेक्ट आपको प्ले हेड यहाँ पे मिलेगा, तो इसे हम बोल देते हैं नॉन लीनियर। इंटरैक्टिव का मतलब होता है प्ले पॉज वगैरह हम सारी चीज़ें कर सकते हैं इसके अंतर्गत। इसके अलावा इंटीग्रिटी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ एकत्रित रूप से इंटीग्रेट रूप से रहती है। साथ ही इसको डिजिटल रूप से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, यानी कि हम जो है जो हमारा डिस्प्ले दिख रहा है, हमारा मॉनिटर है, या फिर हम बोल सकते हैं एलईडी है या मोबाइल है, या फिर जितनी भी डिजिटल डिवाइस है उसमें हम प्रेजेंट इसको करेंगे। इसी को बोलते हैं डिजिटल रिप्रेजेंटेशन। देखिए इसी के बारे में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिली है। जैसे आप देखोगे तो आपको नेविगेशन कंट्रोल यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे आप मीडिया प्लेयर चलाते हो तो प्ले मिलेगा, नेक्स्ट, प्रीवियस, स्टॉप। इसके अलावा प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, वॉल्यूम घटा बढ़ा सकते हैं। ये सब क्या है? आपके इंटरेक्टिविटी है, ठीक है। मतलब आप इसमें जो है इंटरेक्शन कर सकते हो जो भी आपका प्रेजेंटेशन चल रहा है उसके अंतर्गत। इसके साथ ही आप देखोगे तो आपको जो है, ये तो देख लिया हमने इंटीग्रिटी, मतलब सारी चीज़ें एक साथ जो है एकत्रित रूप से जुड़ी होती है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो और दूसरी चीज़ आप जो है इसी का वॉइस सुन पा रहे हो, तो दोनों चीज़ क्या है? इंटीग्रेट, यानी कि एकत्रित है या जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ, और कंट्रोलिंग भी है। डिजिटल रूप से रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होता है, तो दो चीज़ें होती है यहाँ पे, एक तो सीक्वेंस के रूप में होता है यानी सीरियल, या फिर एक होता है डायरेक्ट या रैंडम। तो सीक्वेंशियल हम किसे बोल देते हैं? जब एक से हम दो में जाते हैं, दो से तीन में जाते हैं, तीन से चार में जाते हैं और पाँच, इसी प्रकार क्रम चलते रहता है, तो इसे बोल देते हैं हम सीक्वेंशियल एक्सेस। दूसरा रैंडम की बात करें तो एक से चार चले गए, चार से दो में आ गए, कहीं से भी कुछ भी छलांग लगा के हम जो है एक्सेस कर पाते हैं, इसी को बोल देते हैं रैंडम एक्सेस, यानी कि डायरेक्टली कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं छलांग लगाकर। ये होता है डिजिटली रूप से रिप्रेजेंटेशन किसका? मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का। इसके बाद आप देखोगे तो आपसे डेफिनेशन तो अब बन जाएगी। इसके मुख्य 5 एलिमेंट होते हैं जो हमने ऑलरेडी देख लिए, जिसमें 2 तो होते हैं आपके क्या? स्टैटिक, यानी कि स्थायी होते हैं। टेक्स्ट में आप जो है लिख दिए तो वो जैसा का वैसे रहेगा, ग्राफिक्स आपने जैसी ऐड कर दिए वो जैसी की वैसी रहेगी। परंतु वीडियो ऐसा है जो कंटिन्यू चलते रहता है, यानी कि बदलते रहता है। ऑडियो भी आपका बदलते रहता है और एनिमेशन भी आपका कंटिन्यू बदलते रहता है। तो जो बदलने वाली चीज़ें होती है उसे बोलते थे डायनेमिक, यानी परिवर्तनशील। स्टैटिक मतलब स्थायी। अब आगे हम बात करते हैं, तो ये चीज़ें हमने देख ली। अब नीड, यानी कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मल्टीमीडिया की ज़रूरत हो या मल्टीमीडिया की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो हमें इसके बारे में आंसर लिखना है। तो आप आज की डेट में कहीं भी देख लो, रोज़मर्रा के कार्यों में देख लो, ठीक है, आप कंप्यूटर उपयोग करते हो, आप मोबाइल उपयोग करते हो, तो उसमें भी आपको बहुत सारी जगह जो है, बहुत सारी क्या, हर जगह आपको मल्टीमीडिया का उपयोग देखने को मिलेगा। मैं उदाहरण के रूप में यहाँ पे बताता हूँ आपको। गूगल हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ देखिए आपको, अगर आप वीडियो भी देख रहे हैं तो उसमें भी आपको मल्टीमीडिया पिक्चर दिख जाती है, पिक्चर टेक्स्ट दिख जाता है, टेक्स्ट के बाद आप देखिए वीडियो दिख जाता है। आप नॉर्मल अगर गूगल खोलते हो, गूगल मतलब जो आपका सर्च इंजन है, तो यहाँ भी अगर आप न्यूज़ सर्च करते हो, जैसे आपने न्यूज़ सर्च की, तो न्यूज़ में आप देखिए यहाँ पे टेक्स्ट नज़र आ रहा है, हाइपरलिंक नज़र आ रही। यहाँ पे हम जो है सीधे अगर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ इमेजेस नज़र आ रही है, यहाँ टेक्स्ट नज़र आ रहा है, एनिमेशन आप देख सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो भी आपको नज़र आता है। देखिए यहाँ पर आपको कंटिन्यू छोटा सा जो वीडियो है वो एनिमेशन के फॉर्म में चल रहा है। तो ये चीज़ क्या है आपकी? मल्टीमीडिया। आप नॉर्मल अगर गेम खेलते हो तो वहाँ भी मल्टीमीडिया नज़र आता है। आप घर में कोई डिवाइस उपयोग करते हो वहाँ भी मल्टीमीडिया नज़र आता है। आपको बुक्स अगर पढ़ना है तो वहाँ भी आपको मल्टीमीडिया। तो यानी कि मल्टीमीडिया की ज़रूरत हर जगह है। तो आप अपने हिसाब से इसको जो है जो भी आंसर रहेगा वो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ क्षेत्र बता देता हूँ जो आपके मल्टीमीडिया के लिए काफ़ी जो है फेमस है। जैसे प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब जो आप न्यूज़पेपर देखते हो, मैगजीन देखते हो, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन वगैरह हो गया, या फिर आप जो बुक्स की बात करें उसको आप प्रिंट मीडिया बोल सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन का मतलब होता है आप ऑनलाइन जर्नल पढ़ लेते हो, ई बुक पढ़ लेते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ,
आपको गूगल में ही चल के दिखाता हूँ। एक भारत सरकार के द्वारा एक लाइब्रेरी लॉन्च की गई है जिसे बोलते हैं एनडीएल। एनडीएल आप पढ़ोगे किसमें, आईटी ट्रेंड में मैंने पढ़ा हूँ, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ ये फ्री चीज़ें हैं, यानी कि ये सरकार के द्वारा रिसोर्सेज को फ्री प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए। तो आपको जो संसाधन है वो कैसा ढूंढना है, आप हिंदी में ढूंढना चाहते हैं, इंग्लिश में ढूंढना चाहते हैं या अन्य कोई लैंग्वेज में इसको ढूंढना चाहते हैं। जैसे कि आप साइंस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना है, स्कूलिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा डेटा सेट्स है, इसके अलावा जर्नल्स है, साथ ही आप आइडिया और लॉ, मैनेजमेंट, लिटरेचर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ आप ढूंढ सकते हो। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगर आपको देखना है तो भी आप देख सकते हैं, दूसरा आप प्रिंट मीडिया के रूप में देखें तो वो भी आप। तो ये मल्टीमीडिया का यूज़ यहाँ पे बड़ी मात्रा में होता है। कोई भी बिजनेस की बात करें, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की बात करें तो वहाँ प्रेजेंटेशन हो जहाँ पे आपको फ़ोटो, पिक्चर वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, ये सारी चीज़ उसमें समाहित देखने को मिलेगी। इंटरेक्टिव टेलीविज़न की बात करें, एलईडी डिस्प्ले या जो भी है आप उसमें आप मल्टीमीडिया देख सकते हैं। तो आप सिंपल समझ जाइए, जहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बाद आप देखोगे इमेज, इमेज के बाद आप देखोगे क्या, वॉइस यानी कि आपको ऑडियो, दूसरा आपको वीडियो देखने को मिलेगा, वीडियो के बाद एनिमेशन। तो ये पाँचों चीज़ों में से कोई भी यूज़ हो रही है, इसका मतलब वहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, मल्टीमीडिया का। तो आप देख सकते हैं इन पाँचों के बगैर कोई भी कार्य संभव नहीं है आज की डेट में। तो आप इंटरटेनमेंट में भी देखोगे, मनोरंजन के क्षेत्र में, गेम्स में, मूवी में, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे स्पेशल इफेक्ट देना कहीं, तो भी इन पांचों में से कोई ना कोई उपयोग होगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरनेट आप उपयोग करते हो तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देखिए, आपको एजुकेशन की बात करें तो अभी आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, मल्टीमीडिया। बिजनेस की मार्केटिंग करना है, नेविगेशन, जीपीएस यूज़ करना है तो वहाँ भी आपको क्या मिलेगा, आपको मल्टीमीडिया देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वर्चुअल रियलिटी, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स के रूप में, जैसे आप अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इसके बारे में देखें। मेडिकल साइंस में आपको मल्टीमीडिया देखने को मिलेगा। वीडियो ऑन डिमांड, यानी कि वीडियो जो बनवाना चाह रहा है उसके लिए भी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, मल्टीमीडिया। लाइब्रेरी और प्रेजेंटेशन के लिए भी यहाँ पे मल्टीमीडिया देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे बिजनेस की। तो बिजनेस में आप देखिए, यहाँ ऑनलाइन अगर कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है तो देखिए यहाँ पे वीडियो भी चल रहा है, टेक्स्ट भी है, वॉइस भी है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही कहाँ पे, मल्टीमीडिया के अंतर्गत। साथ ही साथ देखिए सिमुलेशन टेक्निक है, एडवर्टाइजमेंट है, मार्केटिंग है, ट्रेनिंग है, प्रेजेंटेशन है, नेटवर्क कम्युनिकेशन है, ये सभी कहाँ होता है, ये सभी होते हैं बिजनेस में। तो यहाँ पर हमको किसकी ज़रूरत देखने को मिल रही, मल्टीमीडिया की। इसी के साथ आप देखोगे तो स्कूल में एक ही टीचर यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस को कनेक्ट करके प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा सकता है, तो यहाँ पे भी मल्टीमीडिया देखने को मिल रही है। इसके साथ ही घरों में अगर बात करें तो आपको मूवी देखना है, गाने सुनना है, तो इसके लिए आपको मल्टीमीडिया की ज़रूरत पड़ेगी। मल्टीमीडिया वहाँ पे जो है रहता ही है। मोबाइल में रिंगटोन की बात करें, या देखिए पब्लिक प्लेस में कियोस्क है, ग्रोसरी स्टोर है, या बहुत सारी जगह आप शॉपिंग मॉल में देखोगे, रेलवे स्टेशनों में, ट्रेन में, ये सारी जगह आपको जो है मल्टीमीडिया का उपयोग होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आप वर्चुअल रियलिटी, यानी कि ये जो है आपका आभास कराता है कि वो चीज़ हम यहीं पे देख पा रहे हैं। जैसे आप अगर इस प्रकार से हेड माउंटेन डिस्प्ले लगा के, इसे बीआर बॉक्स बोलते हैं, इसको आप लगा लेते हो और कोई मूवी या कोई गेम खेलते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि सही में आप वहीं पहुंच गए। इसी को बोलते हैं रियलिटी। तो नॉर्मल रियलिटी ठीक है, परंतु वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। आभासी मतलब फील होना, यानी कि उस चीज़ का हमको आभास होना, उसी को बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। एडवर्टाइजमेंट में आपको मल्टीमीडिया देखने को मिलेगी। एडवर्टाइजमेंट आपके प्रिंट विज्ञापन, प्रिंट हो सकता है, रेडियो के माध्यम से, एआईआर न्यूज़ के माध्यम से हो सकता है, रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से। डिजिटल विज्ञापन में आप देखोगे तो वेबसाइट में डिस्प्ले ऐड है, रीमार्केटिंग ऐड है, वीडियो है, सोशल में ऐड है, सर्च से रिलेटेड और मोबाइल के ऐड भी देखने को मिलेंगे। ये सब में आपको मल्टीमीडिया देखने को मिलता है। साथ ही साथ गेम में भी आप देखोगे तो एनिमेशन देखने को मिलता है, वीडियो देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपको वहाँ पर टेक्स्ट है या फिर आपको जो है पिक्चर्स देखने को मिलती है। तो यहाँ भी आपको क्या देखने को मिलता है, मल्टीमीडिया। इसके साथ ही आप रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में भी आपको देखिए लोगो, डायग्राम, जो भी चीज़ आप देखोगे आर्किटेक्चर के रूप में क्या देखने को मिलेगा, मल्टीमीडिया। इसके अलावा इंजीनियरिंग में आपको मैप बनाना है, कोई बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बनाना, तो वहाँ भी आप देखिए लाइन, ग्राफ, टेक्स्ट, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे भी हमको किसकी ज़रूरत पड़ रही है, मल्टीमीडिया की। इसके साथ आप बात करोगे डेवलपमेंट की, तो मल्टीमीडिया के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो मल्टीमीडिया की कोई भी चीज़ें, यानी कि अगर उसमें टेक्स्ट है तो वो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में आ जाएगा। आपको अगर ऑडियो की बात करें तो मल्टीमीडिया में आ जाएगा, ग्राफिक्स या इमेज की बात करें तो वो मल्टीमीडिया में आ जाएगा, वीडियो है, एनिमेशन है, तो ये सब किस में जाएंगे, मल्टीमीडिया में। तो इन सबसे रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन हम बना रहे हैं तो उसमें डेवलपमेंट के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुख्य रूप से हम सबसे शुरुआत में जो हमारा
ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो डॉस आया था, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट में काम होता था, किस में काम होता था, टेक्स्ट में काम होता था, टेक्स्ट में काम होता था। इस हिसाब से इसको बोल दिया जाता था, GUI नहीं बोला जाता, इसको CUI बोला जाता था, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, यानी कैरेक्टर बस इसमें काम करता था। और ये फ्लॉपी डिस्क को मैनेज करने के लिए, साथ ही साथ हार्डवेयर को जो है ऑपरेट करने के लिए इसका उपयोग किया गया था MS DOS का। फिर बाद में आया इसी का ग्राफिक्स रूप, जिसे हम बोल देते हैं GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और ये दोनों ही प्रोडक्ट किसके द्वारा बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कर दिया गया, यानी कि इसमें कैरेक्टर के साथ साथ माउस यानी कि ग्राफिक्स का या आइकॉन का उपयोग होने लगा। ये भी एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत हम जो है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन या मल्टीमीडिया जो भी हम डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। फिर लाइनक्स की बात करें तो ये यूनिक्स का अपग्रेडेड बोल सकते हैं, या काफ़ी सिक्योर है, और इसको लिनक्स टोरवेल्ड्स ने बनाया था। इसका यूनिक्स से प्रेरित होकर इसको बनाया था। यूनिक्स को जो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, यानी कि उसे खरीदना पड़ता है, उसके लिए पे करना पड़ता है। पर लाइनक्स जो है ओपन सोर्स, साथ ही साथ फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो तीनों ही प्लेटफॉर्म में हम जो है मल्टीमीडिया डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ लीजिए सारी चीज़ें। ये जो है मैंने आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के जो लेक्चर है, रिवीजन है, वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ, तो उसमें आप इसको देख लेना। अगर नहीं देखे तो, और देख लिए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम किसकी, नेक्स्ट जो हमारा है कंपोनेंट, यानी कि मल्टीमीडिया के जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से। तो हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि मल्टीमीडिया में टोटल 5 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है आपका टेक्स्ट, एक होता है ग्राफिक्स। इमेज और ग्राफिक्स दोनों हम बात करेंगे, एक होती है इमेज और एक होती है ग्राफिक्स। तो इमेज और ग्राफिक्स में क्या अंतर है वो भी हम आगे बात करेंगे। तो टेक्स्ट और ग्राफिक्स जो होते हैं आपके स्टैटिक होते हैं, यानी कि स्थायी होते हैं। और डायनेमिक एलिमेंट की अगर बात करें तो वीडियो होता है, एनिमेशन होता है, ऑडियो। डायनेमिक मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि जो बदलते रहते हैं उसे हम बोल देते हैं डायनेमिक एलिमेंट। आगे बात करते हैं टेक्स्ट, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। जैसे हम नॉर्मली अगर बात करें MS वर्ड स्टार्ट कर लेते हैं। MS वर्ड आपने सभी ने उपयोग करा, ठीक है। न्यू में जाकर हम ऐसे टेक्स्ट तैयार कर लेते हैं। हम नॉर्मल जो है टाइप कर लेते हैं। टाइप अब बहुत सारा उसमें कंटेंट हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए टेक्स्ट है, आप यहाँ पे नंबर भी रख सकते हो, मान लो आपने 1 2 3 रख दिया। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, आपकी टेक्स्ट। और टेक्स्ट में हम क्या क्या काम कर सकते हैं ये भी सब पता होगा आपको। बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इसके फ़ॉन्ट के साइज़ हम बढ़ा सकते हैं। साइज़ के साथ साथ हम इसमें जो है फ़ॉन्ट के जो आपकी फैमिली है, फ़ॉन्ट के प्रकार है, जो आपके प्रकार से फ़ॉन्ट की स्टाइल होती है वो चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए। इसके अलावा आप जो है इसके अपर केस, लोअर केस सारी चीज़ें कर सकते हो। हाईलाइट वगैरह, फ़ॉन्ट घटाना बढ़ाना, सर्च करना, ठीक है, उसको मिटाना, एडिट करना, कट कॉपी पेस्ट करना, ये सारे काम आपने कर लिए होंगे। तो आपको टेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड सारी चीज़ें इसके अंतर्गत लिखना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टेक्स्ट के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती है। टेक्स्ट के लिए सबसे पहली बात तो होती है कि हमको टेक्स्ट के लिए कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कीबोर्ड से हम क्या करेंगे, टाइपिंग करेंगे। फिर एक होती है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बनाना तो हमको OCR की ज़रूरत पड़ती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की, जिसके द्वारा बिना टाइप किए हुआ डेटा जो है आपको टाइपिंग के मोड में आ जाए, ठीक है। इसके अलावा आपको डिस्प्ले के लिए मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ आपको प्रिंट निकालने के लिए प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मुख्य कुछ हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है टेक्स्ट के लिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग के लिए एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम बोल देते हैं MS वर्ड हमारा जो है क्या आ जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आ जाता है, ठीक। इसके अंतर्गत हम टेक्स्ट की एडिटिंग, टेक्स्ट की टाइपिंग और टेक्स्ट की स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। साथ ही साथ हम टेक्स्ट में सर्चिंग का काम कर सकते हैं, फाइंड रिप्लेस के माध्यम से हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं। किसी अन्य एप्लीकेशन के टेक्स्ट को यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं और हमारे एप्लीकेशन के टेक्स्ट को कहीं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। PDF के फॉर्म में हो सकता है या फिर अन्य कोई फॉर्म में भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये होगा टेक्स्ट में वर्किंग। अब दूसरा जो एलिमेंट होता है वो होता है आपका ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के बदले में यहाँ पे इमेज भी आ जाता है, ठीक है, इमेज। तो इमेज और ग्राफिक्स में क्या अंतर है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इमेज और ग्राफिक्स में अंतर बताइए, ठीक है। तो यहाँ देखिए ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है, या तो एक पिक्चर हम जो है कंप्यूटर से बनाते हैं, उसमें उसको दिखाते हैं, उसमें सुधार यानी एडिटिंग करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं, सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में शामिल हो जाती है। तो देखिए जब हम नॉर्मल अगर देखें तो किसी बच्चे को अगर पढ़ाना है तो यह पहाड़े की किताब है, ए लिख देते हैं तो उसको ज़्यादा अच्छे समझ में नहीं आएगा। पर ए के साथ हम ग्राफिक्स क्या ऐड कर देते हैं, एक एप्पल ऐड कर देते हैं। तो देखिए A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना, इस प्रकार C फॉर कैट। देखिए इसको देख के वो आसानी से इसको इंटर रिलेट कर लेगा और आसानी से उसको याद हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ग्राफिक्स की अपनी एक महत्व है, ठीक है। तो इसलिए ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कहीं भी ऐड में देखो, कोई बुक्स में वगैरह देखो, या फिर कोई भी आप अगर यहाँ पढ़ भी रहे तो आपको PPT में भी ग्राफिक्स से काफ़ी हेल्प करती है।
तो ग्राफिक्स दो प्रकार की होती है, एक तो लाइन ड्राइंग होती है यानी लाइन ग्राफिक्स होती है, और एक इमेज होती है। तो लाइन वाली जो होती है एक ऑब्जेक्ट यानी कि जो एप्लीकेशन में या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करके हम लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं उसे हम बोल देते हैं लाइन ड्राइंग। और एक होती है आपकी इमेज जो कि कैमरा से कैप्चर की हुई होती है या फिर जो होती है इंटरनेट से डाउनलोड की हुई होती है। ठीक है, तो हम देखिए दोनों को अगर देखें यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइन ड्राइंग इस प्रकार से हम पेंट ब्रश में बना सकते हैं, कोई एप्लीकेशन में, फोटोशॉप में, कोरल ड्रा में, इस प्रकार हम बना सकते हैं। 2D और 3D टाइप का ये हो सकता है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको इमेज की बात करें, इमेज आपकी जो होती है पिक्सल्स का कलेक्शन होती है। पिक्सल्स मतलब डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही बहुत सारे डॉट मिलकर एक पिक्चर बनाते हैं, इन्हीं को बोल देते हैं हम क्या, इमेज। तो आप देखिए ये आपको पिक्चर दिख रही है यहाँ पे, इसको हम क्या बोल देंगे, इमेज। ये इमेज है जो कि आपको डाउनलोड की हुई या कैप्चर की हुई, कैमरे से आप कैप्चर करते हो, मोबाइल के कैमरे से आप कैप्चर करते हो, तो आपको क्या देखने को मिलती है, इमेज देखने को मिलती है। इसके अलावा पिक्चर और ग्राफिक्स के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे मैं यहाँ अभी लिख पा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं जो है एक सर्कल बना दिया, एक मैंने रेक्टेंगल बना दिया। मुझे लिखने के लिए एक स्टाइलिस की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, स्टाइलिस पेन की ज़रूरत पड़ी। माउस, अगर मैं माउस के द्वारा कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, जॉयस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, माउस की ज़रूरत पड़ेगी। स्क्रीन पर जो कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्चर को ड्रॉ कर पाते हैं। स्कैनर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपकी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल दे, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जो डिजिटाइजर है उसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। इसके बाद आप देखिए जनरेटिव जो ग्राफिक्स एप्लीकेशन, उसमें जो है एक प्रकार से लाइन ड्राइंग को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। स्कैनर जो कि आपकी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल देगा। स्क्रीन जो है आपकी दिखाने का काम करती है। लेज़र प्रिंटर और प्लॉटर जो है उसको आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करने का काम करते हैं। तो एक पिक्चर में काम करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन्हीं को बोल देते हैं हार्डवेयर। ठीक है, इसके अलावा आपको सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो हम आगे देखेंगे, जैसे फोटोशॉप है। अब बात करते हैं ऑडियो। ऑडियो का मतलब क्या होता है, एक वाइब्रेशन, यानी कि इस प्रकार से वाइब्रेशन होती है, इसका मतलब क्या है, हमारे कानों को वो सुनाई देगा, इसका मतलब ये ऑडियो है, या फिर साउंड हम बोल सकते हैं। तो ऑडियो को डेवलप करना, डेवलप करने के बाद या तो रिकॉर्डिंग करना, उसको प्ले करना, उसमें थोड़ा बहुत काट छांट या उसमें एडिटिंग करना, ये सब जो है ऑडियो मैनेजमेंट के अंतर्गत शामिल हो जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे ऑडियो के संबंध में कौन कौन से हार्डवेयर, कौन कौन सी डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमारे सीपीयू में साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है एक साउंड कार्ड की। ठीक है, साउंड कार्ड क्या होता है वो हमने फंडामेंटल में पढ़ लिया। एक इनपुट डिवाइस जैसे माइक्रोफोन, जिससे बोल पा रहा है, ठीक है, अभी मैं बोल पा रहा हूँ तो वो होता है। और बोलने के लिए जो है, देखिए हमारा जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन से हम बोल रहे हैं, तो माइक्रोफोन से एक वायर गया है कहाँ पे, कंप्यूटर में, तो वायर से जो डेटा बहता है, वायर से जो भी डाटा जाएगा वो होगा एनालॉग, और यहाँ कंप्यूटर के माध्यम से वो काम किया जाएगा 0 1 में। तो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए एडी यानी कि एनालॉग डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यहाँ पे चाहिए। किसको, आपके जो साउंड है जो आप बोल रहे हैं माइक्रोफोन से, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए। फिर उसके बाद देखिए स्पीकर और हेडफोन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपका डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करके आपको सुनाएगा। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए, एक प्रकार से कुछ एडिटिंग करना, तो एक जो है आपको एक प्रकार से एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। अब बात करते हैं वीडियो की। तो वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेगा, विभिन्न इमेजेस को एक सीक्वेंस में, एक फ्रेम में रखकर डिस्प्ले कर दिया जाता है कंटिन्यू, यानी जर्क फ्री मोशन जो चला दिया जाता है किसके, फ्रेम को। मतलब एक साथ हमने बहुत सारी इमेज इस प्रकार से रखे और बिना जर्क के एक साथ जो है इनको लाइन से चला दिए, तो पर्टिकुलर एक एक चीज़ जो है एक फ्रेम कहलाएगी, और इन्हीं फ्रेम के कंटिन्यू मोशन को हम क्या बोल देंगे, आपके द्वारा जो बन जाएगा वो कहलाएगा वीडियो। ठीक है, ये मूवमेंट कहलाती है पिक्चर की। इसके लिए कौन कौन सी ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले वीडियो को कैप्चर करना, डिजिटल कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जो है वीडियो मॉनिटर, जो कि आपके डाटा को डिस्प्ले कर सके, यहाँ भी 2 कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग। इसके अलावा कट कॉपी पेस्ट करने के लिए एक प्रकार से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। अब बात करते हैं एनिमेशन की। तो देखिए ये स्थायी रहता तो ये हम आसानी से समझ नहीं पाते, पर ये कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा है। एक प्रकार से जो अलग अलग प्रकार के जो फ्रेम होते हैं उनको एक कंटिन्यू जो है स्थिति में चला देना, उसी को हम बोल देते हैं यहाँ पे एनिमेशन। तो एनिमेशन एक प्रकार से वीडियो भी नहीं होता ना इमेज भी नहीं होता, दोनों का बीच का रूप हम बोल सकते हैं, जो कि आपको एक वही चीज़ों को बार बार रिपीट करके दिखा रहा है। कंटिन्यू 5-10 फ्रेम को हमने इकट्ठा क्या कर दिए, राउंड फ्रेम में चला दिए, तो उसी को बोल देते हैं एनिमेशन। एनिमेशन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। इसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, एक तो आपको स्कैनर की ज़रूरत पड़ेगी, डिजिटल कैमरा की जो कि पिक्चर वगैरह को कैप्चर कर सके, वीडियो कैप्चर बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, मॉनिटर स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी, रिफ्रेश रेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। चलिए ये तो हो गया कंपोनेंट मल्टीमीडिया के। अब हम बात करते हैं मल्टीमीडिया के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, और ये क्वेश्चन भी आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखने को मिलता है।
तो सबसे पहली ज़रूरत होती है CPU, जो कि प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, जो आपका जो भी कंप्यूटर में चीज़ें होती है उसको प्रोसेस करने का काम करता है। मॉनिटर जो होता है आपका डिस्प्ले दिखाने का काम करता है, आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है। वीडियो कैप्चर कार्ड होता है, वीडियो की प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे होता है। ग्राफिक्स कार्ड भी हम बोल सकते हैं। इसके अलावा देखिए कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म होती है, फिल्म रिकॉर्डर होता है, वॉइस आउटपुट डिवाइस होती है, साउंड कार्ड एंड स्पीकर होता है, ईयरफोन होता है, प्रोजेक्टर होता है, डीवीडी होती है, फ़ोटो सीडी। ये सभी चीज़ें आपने अपने आसपास बहुत बार देखे होंगे, तो इनके बारे में ही यहाँ पे लिखना है। जैसे सीपीयू के बारे में, मॉनिटर है, वीडियो कैप्चर कार्ड क्या होता है, माइक्रो आउटपुट फिल्म, इसके अलावा फिल्म रिकॉर्डर, वॉइस आउटपुट डिवाइसेस, साउंड कार्ड एवं स्पीकर। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे ईयरफोन आ जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या आ जाती है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के अंतर्गत आ जाती है। प्रोजेक्टर है, डीवीडी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, फोटो सीडी है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। सॉफ्टवेयर में आपको मुख्य रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा, जिसमें आपका विंडोज़ आ जाएगा या तो लाइनेक्स आ जाएगा। ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो गया। दूसरी चीज़ ज़रूरत होती है मल्टीमीडिया फाइल को देखने के लिए कुछ एप्लीकेशन, जैसे BLC मीडिया प्लेयर है, म्यूज़िक प्लेयर है, फ़ोटो के लिए फ़ोटो आपका एप्लीकेशन है, जैसे आपका जो आपका पिकासा होता है, या फिर आप देखोगे फ़ोटो व्यूअर होता है, ACDC होता है। मल्टीमीडिया फाइल को बनाने के लिए कुछ एप्लीकेशन, जैसे पावर पॉइंट में आप बनाते हो, फिल्मोरा में आप वीडियो एडिट करते हो, एडियो में भी थोड़ा बहुत काम कर लेते, कैमटेसिया है, या फिर आप साउंड एडिटिंग के लिए ऑडासिटी देखने को मिलता है, साउंड फोर्ज देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आप जो है ABS जो ऑडियो एडिटर है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये मुख्य रूप से कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में काम करने के लिए हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ, तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए ताकि आप जो इनके बारे में लिख सके। मल्टीमीडिया देखने के लिए BLC प्लेयर बनाने के लिए आप देखोगे तो आपको फोटोशॉप देखने को मिलेगा, इमेज के लिए डायरेक्टर जो है देखिए CD-ROM तथा वेब जो वेब हेतु ऑथरिंग मल्टीमीडिया देखने को मिलता है। ऑथरिंग का मतलब होता है जो उस चीज़ में काम कर सके। तो एडोब प्रीमियर जो है वीडियो एडिटिंग के लिए काम आता है। साउंड एडिटर होता है जो कि साउंड की एडिटिंग कैप्चरिंग के लिए काम आता है। फ्लैश होता है, एनिमेशन का काम करता है। फ्रंट पेज होता है जो www तथा इंटरनेट हेतु ऑथरिंग टूल होता है। एलियास, वेब फ्रंट, ये सभी गेम के लिए यहाँ पर 3D टूल्स होते हैं। अब बात करते हैं न्यू प्रेजेंटेशन यूजिंग पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट के माध्यम से न्यू प्रेजेंटेशन बनाना किससे नहीं बनता होगा, सबसे बनता होगा। फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। चलिए यहीं पे देख लीजिए, आप जो है न्यू प्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे। फाइल मेनू में जाओगे, ठीक, इसको एक बार बनाकर देख लेना, सबने बनाकर देखे होंगे PC पैकेज में। तो इसको आप जो है आपसे बनना चाहिए। न्यू प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है। स्टार्ट बटन में जाएंगे, न्यू प्रेजेंट मतलब आपका पावर पॉइंट स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपको न्यू प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना है, ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन आएगा, इस पर क्लिक करना है। या टेम्पलेट से बनाना तो आप इस प्रकार बना सकते हैं। रिसेंट वाले ओपन करना तो आपको बने बनाए यहाँ पे मिलेंगे, जो पहले से आपने काम किए हो ओपन कर सकते हैं। न्यू प्रेजेंटेशन बन जाएगा इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार टैब है, ये आप देख सकते हैं, आपको रिबन देखने को मिलेगी। तो इसमें आप स्लाइड में काम कर सकते हैं। स्लाइड में वर्किंग, ये ढेर सारी स्लाइड आप ला सकते हैं न्यू स्लाइड के माध्यम से। इस स्लाइड में आप चाहे तो बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे देखिए, टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, एनिमेशन दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप करके देख लेना एक बार, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ करे तो आप इसको स्टेप्स लिख देना। मतलब आपने PC पैकेज में भी इस आंसर को लिखा है और यहाँ पे भी आपको इस आंसर को लिखना है। दूसरा, आप न्यू इमेज को कैसे क्रिएट करते हैं, अब ये मैं बता दूंगा, क्योंकि इसमें आपने काम नहीं किए होंगे। ये आपका सेकंड सेम में है, तो अभी मैं बताऊँगा फोटोशॉप में नई इमेज कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टार्ट बटन में। स्टार्ट में जाकर हम करेंगे एडोब फोटोशॉप पर, ये देखिए सर्च करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास में देखिए फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन या जो भी आपके कंप्यूटर में होगा, आप उसको सिंपल स्टार्ट कर लीजिए। और स्टार्ट करने के बाद आप कोशिश देखिए, यहाँ पे आपको सामने या तो आपको जो सामने जो पेज है, कौन सा पेज, होम पेज जो डैशबोर्ड है वो दिखता है, या फिर इस प्रकार से दिखता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, फाइल मेनू में जाना है, न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना। दूसरा, या तो Ctrl+N पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने न्यू का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब न्यू का डायलॉग बॉक्स अलग अलग प्रकार आ सकता है, ये कंप्लीट ये सारी चीज़ आ सकती है, या फिर आपको ये लेटेस्ट में इस प्रकार दिखेगा। तो मैं सिंपल इस प्रकार क्लिक कर लेता हूँ। उसकी हाइट और विड्थ, रेजोल्यूशन, जो कलर मॉडल है, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे दिख गई है। तो देखिए यहाँ पे आपको कलर मॉडल सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप लेना चाहे, और आपको करना है सीधे क्रिएट। और जैसे आपने क्रिएट करे तो आप यहाँ देखिए आपको ये न्यू इमेज बनकर मिल चुकी है। अब इसमें
कुछ कुछ चीज़ें हम काम कर लेते हैं, जैसे इसमें बैकग्राउंड कलर करना है तो आपको देखिए यहाँ ग्रेडियंट टूल मिलता है। अब ये सारी चीज़ आपको सेकंड सेम में या फोटोशॉप का कंप्लीट ट्यूटोरियल देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ आप इसको ऐसे क्लिक करोगे, मतलब एक ड्रैग करोगे तो ये आपका ग्रेडियंट टूल यहाँ पे काम कर लिया है। आप चाहे तो अलग अलग प्रकार के जो कलर है वो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ दूसरा कलर कर देता हूँ, ये देखिए मैंने इंस्टाग्राम वाला कलर कर दिया। तो इंस्टाग्राम वाला कलर आप देख सकते हैं, देखिए। और यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट लिखना है तो मैं टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये देखिए मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ और इस मूव टूल के माध्यम से या पॉइंटर के माध्यम से इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने बड़ा कर लिया। अब इसमें थोड़ा इफेक्ट देना है तो वो भी हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ड्रॉप शैडो का ऑप्शन होता है, स्ट्रोक का ऑप्शन होता है। तो ये सारे काम आप क्या कर सकते हो, ये फोटोशॉप के माध्यम से कर सकते हो। तो देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा। यहाँ चाहे तो कुछ और इमेज, कुछ शेप वगैरह यहाँ पे ला सकते हैं आप। देखिए इस प्रकार से शेप ला सकते हो, इमेजेस ला सकते हो। तो इसके स्टेप्स आप सिंपल लिख देना, आपका न्यू इमेज का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार स्टार्ट बटन में फोटोशॉप कोई भी हो, न्यू इमेज के लिए इस प्रकार से गए। ये देखिए डायलॉग बॉक्स आए, डायलॉग बॉक्स आपको ज़रूर बनाना है, इसके स्टेप्स आपको लिखना है और उसके बाद आपका जो कंप्लीट है ये न्यू इमेज बनकर तैयार हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं फ़ॉन्ट फैमिलीज़ और जो भी चीज़ आपको उपयोग होती है मल्टीमीडिया में उसकी। तो देखिए फ़ॉन्ट फैमिली के अंतर्गत पहले हम देख लेते हैं ये स्टाइल। सबसे पहले हम इटैलिक करते हैं, सबको पता होगा, अंडरलाइन, ठीक है, स्ट्राइक थ्रो, ये सारी चीज़ें आपने किए होंगे। इसके बाद आप जो है फ़ॉन्ट के डायमेंशन 1 से लेकर 72 तक हम पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप इसको सेलेक्ट करें तो आप देखिए इस वाले कॉम्बो बॉक्स में देखोगे 8 से लेकर 72 तक आपको साइज़ देखने को मिलते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली की अगर बात करें तो आपको एरियल अगर करते हो तो एरियल के अंतर्गत आप देखोगे, एरियल में आपको देखिए नीचे चलेंगे तो आपको एरियल में बहुत सारे मिलेंगे। जैसे एरियल है, एरियल ब्लैक है, एरियल नैरो है, एरियल राउंडेड है। तो जो एरियल नाम के जितने भी फ़ॉन्ट है ये एक ही फ़ॉन्ट फैमिली के है। कैसे, एरियल नाम के। अगर मैं करता हूँ आपको टाइम्स न्यू रोमन, मान लो मैं टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए मैं टी वाली सीरीज़ में चलता हूँ। ये देखिए कृतिदेव की सीरीज़ यहाँ देखने को मिलती है, हिंदी फ़ॉन्ट। इसके साथ ही आपको टी वाली सीरीज़ में जाओगे, जैसे हिंद वाली सीरीज़ में जाओगे, देखिए हिंद ये देवनागरी फ़ॉन्ट है, हिंद की सीरीज़ मिलेगी, हिंद की फैमिली है। साथ ही आपको और देखने मिलेगी जैसे खंड है, खंड फॉन्ट की भी फैमिली होती है। देखिए खंड का नॉर्मल है, खंड का लाइट, मीडियम और सेमी बोल्ड, और एक बोल्ड भी मिलता है इसका। इसके साथ ही आपको टी वाली सीरीज़ में टाइम्स न्यू रोमन जो आपका ज़्यादा रेगुलर चलता है और हर जगह इसका यूज़ होता है, टाइम्स न्यू रोमन का। मतलब जब भी आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो विंडोज़, तो उसके साथ जो टी है यानी टाइम्स न्यू रोमन, ये देखिए रोबोटो की भी फॉन्ट फैमिली मिल रही है। चलिए ये तो हो गया। देखिए टाइम्स न्यू रोमन की फ़ॉन्ट फैमिली, टाइम्स न्यू रोमन के बहुत सारे प्रकार आते हैं, बोल्ड है, लाइट है, जो भी चीज़ है जिसकी नहीं आती वो अपने आप में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यहाँ पे हो जाता है। ये कहलाती है आपकी फ़ॉन्ट फैमिली। इनके बारे में मैं सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए वापस से चलते हैं हम यहाँ पर। ये आपको देखने मिला, आप देखिए सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ मेनटेन कर सकते हो। इन वर्ड्स के बीच में आप गैप बढ़ा सकते हो, ये ट्रैकिंग के अंतर्गत होता है। उसके बाद आप जो है ये फ़ॉन्ट के स्टाइल बदल सकते हैं आप, स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट होता है। चलिए यहाँ पे हम जो है ऑर्नामेंट फ़ॉन्ट कर देते हैं। ऑर्नामेंट फ़ॉन्ट तो होता नहीं है यहाँ पे कंप्यूटर में, पर हमको डाउनलोड करना होता है। तो मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट। देखिए इस प्रकार से अगर चलोगे तो देखिए यहाँ स्क्रिप्टिंग फ़ॉन्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ देखो, ये स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट है, इन्हीं को ऑर्नामेंटल फ़ॉन्ट या फिर जो है एक प्रकार से थोड़ा कर्सिव वाली राइटिंग वाले जो फ़ॉन्ट है वो हम इनको बोल देते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है फ़ॉन्ट में मैनेजमेंट कर सकते हो और बहुत सारे फ़ॉन्ट आप डाउनलोड करके यहाँ पे काम कर सकते हो। इसके अलावा डिंगबेट फ़ॉन्ट भी होता है जो कि आइकॉन बनाने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ बिंग डिंग के नाम से जो है फ़ॉन्ट रहता है, बिंग। इस प्रकार से मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे फ़ॉन्ट वाले और देखिए बिंग डिंग्स, बिंग डिंग्स में जाओगे, देखिए डिंग बेड वाले फ़ॉन्ट है जिसमें आइकॉन वगैरह आ जाते हैं। तो ये भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। इसके साथ ही आपके फ़ॉन्ट साइज़ देखने को मिलेंगे, ये हमने ऑलरेडी देख लिए। फ़ॉन्ट की स्पेसिंग की बात करें, स्केलिंग की, तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है जिसमें आप 100% रख सकते हो और उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कैसे करोगे, ये फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाना है और ये एडवांस वाले में जाना। 100% की जगह हम कर देते हैं 150। तो देखिए ये फैल चुके हैं, इसको नॉर्मल कर दो क्या, टाइम्स न्यू रोमन, और टाइम्स न्यू रोमन करोगे देखिए फैले फैले नज़र आ रहा है। इसी को फिर से हम कम कर देते हैं, तो हम कर देते हैं 100 कर दोगे, देखिए नॉर्मल फ़ॉन्ट वो हो गए हैं। इन्हीं को बोलते हैं फ़ॉन्ट की स्केलिंग। इसके बाद देखिए आपको लीडिंग भी देखने को मिलेगी, ट्रैकिंग। फ़ॉन्ट की सेलिंग के बाद ट्रैकिंग देखने को मिलेगी, जो फ़ॉन्ट में गैप लाता है, देखिए कैरेक्टर में, इन्हें बोलते थे ट्रैकिंग।
तो वेरी लूज़ हो जाता है, फिर उसके बाद लूज़, नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल के बाद ये देखिए आपको जो है यहाँ पे आपको टाइट देखने को मिलेगा, टाइट के बाद धीरे धीरे जो है लूज़ होते जा रहा है, इसी को बोल देते हैं ट्रैकिंग। लीडिंग का मतलब होता है एक लाइन का दूसरी लाइन से दूरी, लाइन स्पेसिंग की बात करें लीडिंग कहलाता है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आरटीएफ में और एचटीएमएल में अंतर बताइए। तो आरटीएफ का मतलब क्या होता है? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, तो इसका मतलब आरटीएफ होता है। और एचटीएमएल मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो होती है आपकी वेब पेज बनाने वाली लैंग्वेज होती है, और आरटीएफ आपकी जो होती है नॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाने वाली लैंग्वेज होती है। इसमें कट कॉपी पेस्ट और नॉर्मल जो काम है वो हो जाता है, और एचटीएमएल में आप जो है नॉर्मल लिखो, आपका वेब पेज में जो दिखाना वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। यानी कि एचटीएमएल का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और आरटीएफ मतलब रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो चलिए एक जो है हम वर्ड पेड ओपन कर लेते हैं, हमारे कंप्यूटर में रहता है इस प्रकार। और ये देखिए वर्ड पेड में जो भी हम काम करेंगे वो क्या बनेगा आपका आरटीएफ। सेव एज करके देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट आ रहा है, यानी कि वर्ड पेड में बनी गई फाइल को हम क्या बोलेंगे? आरटीएफ, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉर्मेटिंग, कट कॉपी पेस्ट है, अलाइनमेंट है, ये सारे काम इसमें कर सकते हैं। परंतु यदि बात करें हम एचटीएमएल की, तो हम सीधे चलते कहाँ पे? नोटपैड में। यहाँ पे देखिए नोटपैड है, और नोटपैड में जाके हम सिंपल अगर लिखते हैं क्या? कोई कोड। अब कोड यहाँ पे कोई भी नहीं लिखा जाता, कोड लिखा जाएगा क्या? HTML वाला। देखिए यहाँ पे आप जो है HTML का कोड लिख सकते हो, और HTML जो है पेयरिंग टैग होता है, तो आपका जोड़े से आता है, यानी कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों में आता है। हेड लिखो, हेड को भी आप क्या कर दो? क्लोज कर दो, और हेड के अंदर आ जाता है आपका जो है टाइटल। यहाँ पे देखिए टाइटल आ जाता है, और टाइटल माय वेब पेज इस प्रकार कर देते हैं हम, और टाइटल का काम एंड हुआ, तो ये भी पेयरिंग के कारण ये जो है बंद हो जाता है। फिर आता है आपका क्या? बॉडी, और बॉडी ओपन होता है। ये देखिए यहाँ पे हमने बॉडी ओपन कर ली है, और उसके बाद जो है बॉडी को आप क्लोज करते हो। ये देखिए अब यहाँ बॉडी के अंदर जो भी आपको दिखाना, मान लो ये टाइटल दिख रहा है तो हेडर ने कंट्रोल करा। बॉडी के अंदर क्या दिखाना चाह रहा है? H1 दिखाना चाह रहा है, और ये आप लिख दो माय फर्स्ट वेब पेज। ये देखिए इस प्रकार से आपने क्या कर दिए? H1 को क्लोज कर दिए, और इसको आप सिंपल सेव करो। सेव कर लेते हैं हम डेस्कटॉप में, और इसको नाम दे देते क्या? HTML नाम से भी दे सकते हैं। सेव कर दिए, और मिनिमाइज़ करके आप जो है देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गया होगा HTML के नाम से। आया क्या? नहीं आया, देखिए। चलिए इसको हम जो है दूसरा दे देते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं दूसरा। सेव एज करो, और सेव एज करके हम दे देते हैं माय वेब पेज .html, ऐसा हमने नाम दे दिया। और अब देखिए ज़रा ये आ गया है, ठीक है, HTML भी आ गया था। इसको हमने सिंपल क्लिक करे, देखिए आपका जो वेब पेज है वो रन हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से आपका वेब पेज रन हो चुका है। तो जो भी चीज़ें वेब में दिखाई जाती है उसको बनाने का काम कौन करेगा? उसको बनाने का काम करता है आपका HTML। ठीक है, और आपका जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट बनता है उसको बनाने का कौन काम करता है? वो कहलाता है RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो दोनों के बारे में आप पढ़ सकते हैं, इसकी पूरी बायोडाटा यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने आपको कार्यप्रणाली बता दिया। ये RTF की टाइमलाइन है। जैसे 1987 की बात करें तो RTF 1.0, फिर 1.3, फिर उसके बाद देखिए यहाँ तक 2008 तक आपको ये अपग्रेड देखने को मिलेगा। फिर HTML जो होता है आपका प्लेन टेक्स्ट होता है, और HTML टैग, दोनों का मिश्रण को हम बोल देते हैं HTML टेक्स्ट। ठीक है, जो कि वेब पेज बनाने का उपयोग मतलब यहाँ पे किया जाता है उसके लिए। फिर कहलाता है OLE कॉन्सेप्ट। OLE कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आपको क्या वहाँ पे देखने को मिलेगा? आपने MS वर्ड का उपयोग किया है, देखिए MS वर्ड का उपयोग जरूर किया आपने, ये MS वर्ड है। अब इस MS वर्ड में हम क्या चाहते हैं कि कोई अदर एप्लीकेशन के जो फाइल है उसको लेकर आना चाहते हैं, तो आपको मैंने लाना पहले भी बताया हूँ। कंप्लीट PC पैकेज के अंतर्गत आप देखोगे तो यहाँ पे जाओगे, देखिए ऑब्जेक्ट लिखा आ रहा है इंसर्ट में। ये देखिए ऑब्जेक्ट लिखा आ रहा था, आपको ऑब्जेक्ट वाली जो विंडो है, ये विंडो को आपको बनाना है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग में। आप चाहे तो बना सकते हो, जैसे मान लो आप नॉर्मल जो है यहाँ चलें और पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन हम लाना चाहते हैं, पावर पॉइंट की स्लाइड लाना चाहते हैं, तो आप ऐसे क्लिक करिए, पावर पॉइंट की स्लाइड आ गई। और स्लाइड के अंतर्गत आप कर सकते हैं इंसर्ट, और आप करोगे क्या यहाँ पे? चार्ट। चलिए यहाँ पे जो है हम कर लेते हैं चार्ट, और चार्ट में हम कर लेते हैं इस प्रकार कॉलम चार्ट ही कर लेते हैं। ये कॉलम चार्ट आ गया, ये इसको क्लोज कर दो, यहाँ कॉलम चार्ट हो गया। और जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ हमारी कहाँ पे आ गई? MS वर्ड में। अब MS वर्ड में तो आ गई है, तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट में फिर से हम ला सकते हैं, टेक्स्ट भी ला सकते हैं। अब इसको राइट क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट में एडिटिंग के ऑप्शन आएंगे, आप डायरेक्टली एडिट कर सकते हो।
ओपन कर सकते हो या इसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही आप जो है सीधे पावर पॉइंट में जाकर इसको बना सकते हो और बनाने के बाद यहाँ पे ला सकते हो। कैसे लाओगे बनी बनाई चीज़ों को? मान लो आपको फिर से लाना है बनी बनाई चीज़ को, अभी तो हमने वहीं से लाया है। ऑब्जेक्ट में ही जाएंगे, क्रिएट फ्रॉम फाइल में जाएंगे, ब्राउज कर लो और उस पर्टिकुलर फाइल को सेलेक्ट करो जहाँ आप ये लाना चाहते हैं। जैसे मैंने DCA सेलेक्ट करा और DCA सेलेक्ट करके मैं इंसर्ट कर देता हूँ। लिंक लेना है, डिस्प्ले आइकॉन दिखाना है, ये सारी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। तो देखिए ये जो है DCA वाला जो स्लाइड है वो आपकी आ चुकी है। तो दोनों स्लाइड ला लिए हमने, मतलब एक तो लाया हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू और एक लाया है क्रिएट फ्रॉम फाइल के थ्रू। ठीक, तो ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, OLE कॉन्सेप्ट कहलाता है। इसके बारे में आप एक बार पढ़ लेना, वही सारी चीज़ लिखी जो मैंने आपको अभी समझाया हूँ। लिंक कैसे करना है, एम्बेड कैसे करना है, लिंक और एम्बेड इसकी स्टेप्स आपको लिखना है कंप्लीट रूप से। अब मल्टीमीडिया के अंतर्गत जो है मतलब टेक्स्ट का उपयोग कैसे किया जाता है, क्या उपयोग किया जाता है मल्टीमीडिया में, इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए टेक्स्ट का उपयोग बिना टेक्स्ट के आप मुझे बताइए कोई चीज़ रहती ही क्या? तो देखिए टेक्स्ट का उपयोग टाइटल के लिए किया जाता है, टेक्स्ट का उपयोग मीनू, कोई वेबसाइट हो कोई सॉफ्टवेयर हो, मीनू नेविगेशन आइटम के लिए किया जाता है। बटन अगर है तो उसमें भी टेक्स्ट लिखा जाएगा। बार है जो आपका टूल बार होता है, इनमें आपको सभी जगह टेक्स्ट देखने को मिलता है। टेक्स्ट जो डिस्प्ले करता है, सूचना को बड़ी मात्रा में रखता है, पैराग्राफ वगैरह शो करना, कुछ ऐसा जो स्पीच के साथ बताया जाता है, कुछ ऐसा जो बहुत महत्वपूर्ण हो, ये सारी जगह आपको टेक्स्ट देखने को मिलेगा। तो इन्हीं के बारे में आप जो है इसमें लिख सकते हो। इसके अलावा आपसे ग्राफिक्स पूछा जाता है, तो ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है मैंने बताया ना। ग्राफिक्स मतलब होता है जो कि कंप्यूटर से बनाई जाती है या फिर कैप्चर की जाती है। दोनों ही आपकी जो है एक प्रकार से क्या कहलाती है, एक तो रास्टर ग्राफिक्स और एक तो वेक्टर ग्राफिक्स कहलाती है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको दो ग्राफिक्स देखने को मिलेगी। ये ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, एक तो इंटरेक्टिव ग्राफिक्स होती है और एक नॉन इंटरेक्टिव होती है। इंटरेक्टिव किसे बोल देते हैं? जहां हम क्लिक करें तो कोई काम होना चाहिए, डायनेमिक आप देख सकते हैं। जैसे वेबसाइट में हम कोई इमेज पर क्लिक करते हैं तो काम होता है, परंतु टीवी के अंतर्गत जो हमें इमेज दिखाई जाती है, जो वीडियो दिखाए जाते हैं, वो कहलाते हैं नॉन इंटरेक्टिव, यानी कि उसमें जो दिखाया जाएगा वही रहेगा, उसमें कोई भी काम हम नहीं कर सकते। पर इंटरेक्टिव मतलब जैसे पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन या फिर हम बोल दें जो आपका स्क्रीन सेवर होता है डेस्कटॉप का, वो कहलाता है इंटरेक्टिव। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है वो उसके अंतर्गत आपको दोनों ही चीज़ में आप अंतर देख लेना। इंटरेक्टिव बता दिया मैंने और नॉन इंटरेक्टिव भी बता दिया। एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। जैसे इंटरेक्टिव में आपको गेम्स, वीडियो गेम्स है, मूवीज़, ग्राफिक्स ये आ जाती है, और यहाँ पे नॉन इंटरेक्टिव में टीवी में दिखाए जाने वाले जो टाइटल है, स्क्रीन सेवर, ये देखने को मिलते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इमेज जो है बैकग्राउंड के फॉर्म में भी यूज़ की जा सकती है, बटन के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, और जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है उसके फॉर्म में भी। तो इमेज के ये उपयोग हो सकते हैं। टेक्स्ट के उपयोग भी देख लिए, इमेज के उपयोग भी देख लिए। अब बात करते हैं इसके अलग और उपयोग। वेब डिज़ाइनिंग में अगर देखोगे तो आपको इमेज देखने को मिलेगी या ग्राफिक्स। शिक्षा मनोरंजन के क्षेत्र में, ठीक है, व्यापार के क्षेत्र में, घरों में देख सकते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, इन सभी जगह आपको ग्राफिक्स और इमेज की उपयोगिता बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल सकती है। इसके बाद आपको देखिए ग्राफिक्स इन वेब डिज़ाइनिंग। तो वेब डिज़ाइनिंग में अभी हमने देखें ये बहुत सारी मतलब बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। जैसे हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, ये देखिए यह हमारी जो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की वेबसाइट है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो बड़ी मात्रा में जो आपकी ग्राफिक्स देखने को मिलती है, लोगों के फॉर्म में है, देखिए टाइटल है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस प्रकार आपको जो है ग्राफिक्स बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाती है वेब डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में। अब ग्राफिक्स फाइल अगर पूछा जाता है तो दो कैटेगरी में होती है। एक तो एप्लीकेशन में हम बनाते हैं, जैसे हमने कोरल ड्रा ओपन करे, ये देखिए हम कोरल ड्रा यहाँ ओपन करते हैं। आगे आप पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में कोरल ड्रा के बारे में। तो कोरल ड्रा में हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो आपकी ग्राफिक्स फाइल है, परंतु कौन सी ग्राफिक्स फाइल है, वो आपकी जो है वेक्टर ग्राफिक्स फाइल है। जैसे यहाँ देखिए कोरल ड्रा का जो पेज है, यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट बनाए हमने और उसमें सिंपल कलर कर दिए, और कलर करके हम उसमें लिख देते हैं क्या, टेक्स्ट। मान लो हमने ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखे, और टेक्स्ट लिख के हम जो है इस प्रकार से क्या लिख देते हैं उसमें, SHW एजुकेशन। और यहाँ पे हम जो है इसके फॉन्ट को क्या कर देते हैं, यहाँ पे चेंज। मान लो हमने ये कर दिए इस प्रकार से खंड, ठीक है, और खंड में भी हम कर देते हैं बोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो है सिंपल इधर साइड ला के इसको जो है बड़ा कर देते हैं ऐसे, और इसको अलाइन करके हम कर देते हैं सेंटर। ये देखिए हमने सेंटर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी इमेज बन रही है वो हमारी क्या कहलाएगी, वेक्टर ग्राफिक्स, मतलब हमने इसी में बनाया है कंप्यूटर में। पर यहाँ पे अगर हम फाइल को लाकर इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करके हम कुछ भी ऐसे जो भी हमारे पास में फाइल पड़ी है इस प्रकार से,
तो देखिए हमारे पास में जो इमेज पहले से है ये वाली, ये इंटरनेट से डाउनलोड की है या फिर कैप्चर की, तो इस इमेज को हम बोलेंगे रास्टर ग्राफिक्स। अगर इसको बड़ा छोटा किया जाता है तो इसकी क्वालिटी में जो होता है बदलाव होता है, पर इसको बड़ा छोटा करेंगे तो क्वालिटी में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं एक तो हो गई आपकी रास्टर ग्राफिक्स जो क्वालिटी में क्वालिटी एक प्रकार से साइज़ में बढ़ोतरी होती है, या साइज़ बढ़ाते हैं साइज़ कम करते हैं तो उसकी क्वालिटी में बदलाव होता है, जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो उस क्वालिटी घटते जाएगी। पर वेक्टर ग्राफिक्स में ऐसा कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ये बनाई जाती है एप्लीकेशन में, और ये जो है आपकी क्या होती है कैप्चर की जाती है, या फिर वेक्टर ग्राफिक्स से ही कन्वर्ट करके रास्टर बनाई जा सकती है। तो दो कैटेगरी में हमने पिक्चर देखें, एक तो होती है रास्टर ग्राफिक्स और एक होती है वेक्टर ग्राफिक्स। तो वेक्टर ग्राफिक्स को हम सीधे ग्राफिक्स बोल सकते हैं, पर रास्टर ग्राफिक्स को हम इमेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इमेज। तो इमेज आप देख सकते हैं पिक्सल से मिलकर बनी होती है, जिसमें एडिटिंग करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। पर वेक्टर ग्राफिक्स में जो होता है ये ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी होती है, और इसमें काम करना, एडिटिंग करना, ऑब्जेक्ट में बदलाव करना, सारी चीज़ें आपकी बहुत ही सरल होती है। ठीक है, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो जेपीजी होता है, इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो सीडीआर होता है, जो आपने अभी कोरल ड्रा में फाइल बनाए। ठीक, तो इनके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स पूछा जाए तो दोनों में आप अंतर बता देना, जैसे जेपीजी, जीआईएफ, पीएनजी, बिटमैप, ये सब क्या है? रास्टर ग्राफिक्स इमेज है। इसके अलावा वेक्टर ग्राफिक्स की अगर बात करूँ तो वेक्टर ग्राफिक्स में ईपीएस है, सीडीआर है, पीडीएफ है, क्लिप आर्ट है, ये सारी चीज़ें आपकी वेक्टर इमेज के उदाहरण माने जाते हैं। अब इमेज कैप्चरिंग की मेथड आपको आएगा एग्जाम में, तो इमेज कैप्चर मतलब कंप्यूटर में इमेज को कैसे लाते हैं, उसी को बोल देते हैं इमेज कैप्चरिंग मेथड। तो पहली चीज़ तो होती है कि स्कैनर में आप रखो यहाँ फ्लैट सतह पर, इसको बटन दबाओ स्कैन, और आपकी जो है कंप्यूटर में इमेज आ चुकी है। कैसे लाओगे? आपको मैं स्कैन करना बताता हूँ। जैसे आपको ले चलता हूँ मैं फोटोशॉप में, ये देखिए हमारे पास में फोटोशॉप है। फाइल में जाओगे, देखिए यहीं पे आपको जो है इंपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये देखिए इंपोर्ट का ऑप्शन देखने मिल रहा है, यहीं वाया सपोर्ट देखने को मिलता है। ये वाया सपोर्ट में जैसे ही आप मतलब आपका स्कैनर कनेक्ट करोगे तो आपका एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसको क्लिक करोगे, इमेज स्कैन हो जाएगी। या फिर आपको यहाँ भी देखने को मिलता है एमएस वर्ड में, हालांकि एमएस वर्ड में जो इमेज है वो आपकी यहीं से आ जाती है। ठीक है, ऑनलाइन इमेज जैसे भी, तो स्कैन आप डायरेक्टली कर सकते हो कोई भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कोरल से भी कर सकते हो और आप फोटोशॉप से भी इमेज स्कैन कर सकते हो। स्कैनर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, ये स्टेप्स हो गई आपकी कैसे आप स्कैन करोगे। उसके बाद दूसरी चीज़ जो होती है आपकी मोबाइल का कैमरा हो सकता है, या फिर आपका जो है डिजिटल कैमरा डीएसएलआर वगैरह हो सकता है, उसके माध्यम से कैप्चर करोगे। कंप्यूटर में आप डाटा केबल अटैच करोगे और इस कैमरे की जो सारी फ़ोटो है वो आप उसमें ले सकते हो, किसमें? आपके कंप्यूटर में। या फिर मेमोरी कार्ड होगा, मेमोरी कार्ड के माध्यम से भी आप जो है पिक्चर को एक्सेस कर सकते हो अपने कंप्यूटर पर। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज। इमेज के गुण या एट्रीब्यूट के नाम से ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि इमेज का आकार यानी कि उसका साइज़ होता है, उसका कलर की अगर बात करें तो कलर आपका जो है मुख्य रूप से जो कॉम्बिनेशन होता है प्राइमरी कलर्स का, जैसे कि आरजीबी कलर मॉडल जिन्हें हम बोलते हैं। आरजीबी मतलब रेड ग्रीन ब्लू, और एक होता है आपका CMYK यानी कि सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। तो ये दो मुख्य कलर मॉडल है जो कि आपके एक प्रिंटिंग के लिए काम आता है। प्रिंट मीडिया में जो भी है उसका उपयोग किया जाता है CMYK, और जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिखाना उसके लिए उपयोग होता है RGB। तो दोनों ही कलर आपको मॉडल के रूप में देखने को मिलेंगे और इन्हीं से मिलकर विभिन्न कलर बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक इमेज का एक कलर होता है। उसकी डेप्थ होती है, डेप्थ मतलब 8 बिट हो सकता है, 16 बिट, बहुत सारी चीज़, तो हम 8 ही बिट लेते हैं यहाँ पे। इमेज का रेजोल्यूशन होता है जो कि आपका एक इमेज की हाइट और बिट दोनों में जो पिक्सल है उसकी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो है पिक्सल जो निकल कर आएंगे वो एक प्रकार से इमेज का रेजोल्यूशन निर्धारित करता है। तो इसके लिए हम सीधे चलते हैं कहाँ पे? फोटोशॉप में, जहाँ पे आपको एक इमेज ओपन करके दिखाता हूँ। एक इमेज है, ये इमेज की अगर बात करें तो ये इमेज देखने को मिल रही है जिसमें आपको एक हाइट और बिट देखने को मिल रही है, मतलब एक साइज़ है उसका। तो सीधे हम चलते हैं इमेज में और इमेज साइज़ में चलते हैं, और यहाँ आप देखिए ये जो इमेज है, इमेज का एक साइज़ दिख रहा है जिसमें 17 MB लिखा है। 17 MB मतलब कंप्लीट रूप से 17 MB की इमेज है, जिसकी हाइट और विड्थ की अगर बात करें तो वो कहलाती है आपकी क्या? देखिए 10 इंच और 6.5 इंच के आसपास इसकी हाइट विड्थ है। एक रेजोल्यूशन इससे मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पे पिक्सल भी आप देख सकते हैं, जैसे हम पिक्सल्स के रूप में दिखाऊंगे तो आप देखोगे तो विड्थ में कंप्लीट रूप से इसकी चौड़ाई में 3053 पिक्सल है, ठीक है, प्रति इंच। और अगर बात करें इसकी
तो 1955 इसके पिक्सल है हाइट में। तो टोटल मिलाए मल्टीप्लाई करें तो आप देखोगे तो इसका रेजोल्यूशन जो है 300 देखने को मिल रहा है। अगर इसको रेजोल्यूशन को बदलना है तो वो भी हम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी अगर बिट की बात करें तो इमेज में जाओगे और मोड में जाकर देखोगे तो देखिए 8 बिट चैनल में ही देखने को मिलती है। ये डेप्थ कहलाती है इमेज की। अगर बड़े सिस्टम में बहुत हाई लेवल में काम हो रहा तो 32 पे भी काम हो जाएगा, पर हम जितना भी काम करते हैं वो करते हैं 8 बिट पे। तो आपको मुख्य रूप से चारों चीज़ें यहाँ समझ में आई। एक तो इमेज का साइज़ भी समझ में आया, जैसे जैसे हम हाइट और बिट घटाते बढ़ाते हैं तो वो उसका साइज़ जो है घटता जाएगा और बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज़ उसकी डेप्थ तो हम ऑलरेडी 8 बिट ही रहने देते। कलर आपका RGB में देखने को मिलता है। जैसे इमेज के कलर की अगर बात करूँ तो यहाँ हम सीधे चलते कलर में, तो देखिए यहाँ कलर में आपको RGB में देखने को मिल रहा है। 0 से लेकर 255 मैक्सिमम होते हैं यहाँ पे, और 0 से लेकर 100 यहाँ पे मैक्सिमम होते हैं CMYK में। तो दोनों ही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए इसी के बारे में आप यहाँ पे लिख देना, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इसमें कंप्लीट थ्योरी। इसके बाद आप देखिए इमेज के फाइल फॉर्मेट की अगर बात करें तो चलिए फोटोशॉप में चलते हैं। ये जो इमेज है, इसी इमेज को अगर चाहें हम तो JPG में सेव कर सकते हैं, इसी इमेज को हम PSD में सेव कर सकते हैं, इसी इमेज को PNG में, अलग अलग फाइल के रूप में इसको बना सकते हैं। उसी को बोल देते हैं फाइल फॉर्मेट। तो फाइल में जाएंगे, सेव एस में जाएंगे और यहीं देखेंगे, देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको सेव एस टाइप। तो यहीं देखिए आपको सबसे पहले मिलेगा PNG, उसके बाद टिफ में भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप देखोगे JPG में कर सकते हैं, JPG के बाद GIF है, PSD है, फोटोशॉप फाइल फॉर्मेट में कर सकते हैं, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में EPS है, PDF है, BMP है। तो ये सब जो है आपके फाइल के टाइप है, फाइल एक्सटेंशन है फोटो के, जो इमेज है उसके। तो आप इसी के बारे में आप देख सकते हैं। जैसे इमेज है, इमेज के फाइल फॉर्मेट आपको ये देखने को मिल रहा है। टेक्स्ट के फाइल फॉर्मेट पूछा जाता है तो .docx हमको पता है, .txt हमको पता है, .rtf हमको पता है, 3 तो पता ही है, बाकी और आप ध्यान रख लेना। साउंड के अगर पूछा जाएगा आगे तो साउंड के आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो हम जानते हैं .mp3 जिसे हम सुनते होंगे। .wav होता है विंडोज़ की रिकॉर्डिंग फाइल जिसमें सेव होती है, वो कहलाता है .wav। यही एडिटिंग फाइल होती है जो कि लूजलेस होती है। लूजलेस का मतलब जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है, जो कि एडिटिंग के लिए काम आती है, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, वो कहलाती है आपकी लूजलेस। लूजी वाली होती है, देखिए ये आपकी जो है लूजी, यानी कि एक प्रकार से आपका जो है जो इन्फॉर्मेशन विभिन्न प्रकार की वो कंप्रेस्ड हो जाएगी, कंप्रेस्ड फाइल बोल सकते हैं इनको। और दोनों के बीच की भी एक होती है, एक होता है वीडियो फाइल फॉर्मेट। तो MP4 आप सुनते होंगे, .mp4 जो है वही वीडियो फाइल फॉर्मेट आप उपयोग करते हो अपने मोबाइल में हो या जैसे भी वीडियो देखते हैं। साथ ही साथ MPG होता है, .mob होता है, .wmb होता है, AVI होता है, ऐसे भी इसके फाइल फॉर्मेट होते हैं। प्रोग्राम और कंप्रेस्ड के हमको अभी ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तो देखिए इनके बारे में आप एक बार पढ़ लेना। GIF ग्राफिकल इमेज फाइल फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है, IMG होता है, TIF होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, EPS यानी कि इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, ये आपकी जो होती है ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी होती है जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। WPG होता है, JPG ये कंप्रेस्ड फाइल होती है पिक्चर की, जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्राफिक्स। जैसे हम कैमरा से कोई पिक्चर कैप्चर करते हैं तो वो कहलाती है आपकी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। फिर होती है BMP यानी बिटमैप फाइल फॉर्मेट होता है, फिर PNG होती है, फिर आप देखोगे तो JPG होती है। इसके अलावा आप देखोगे PS पोस्ट स्क्रिप्ट और एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। तो इनके बारे में सारी चीज़ आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए ताकि आप एग्जाम में लिख सकें। इसके बाद आप देखोगे तो साउंड एक वाइब्रेशन होती है जिसको हम हमारे कानों के जरिए जो है वो पहचानी जाती है, जिसे हम साउंड कहते हैं। और ये निर्बात मतलब जहाँ पे देखोगे ब्लैक होल या जैसी भी जगह निर्बात में जहाँ हवा नहीं होती है वहाँ पे ये गमन नहीं करते, बाकी हर जगह इनका जो है मतलब एक प्रकार से ट्रांसमिशन हो सकता है। जैसे इसके कुछ फीचर्स होते हैं, इसके गुण होते हैं, जैसे साउंड की आवृत्ति होती है। मान लो ये कितनी स्पीड से चल रहा है, देखिए एक स्पीड से चल रहा है ये, तो ज़्यादा साउंड इसका होगा, कम इसका होगा। साउंड की वेवलेंथ होती है, साउंड की एम्पलीट्यूड होता है, साउंड की वोलेसिटी। तो चलिए यहाँ देखते हैं। साउंड की फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है जैसे हाई फ्रिक्वेंसी मतलब मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ तो हाई फ्रिक्वेंसी होगी। अब मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ यानी कि लो फ्रिक्वेंसी। देखिए मैंने आपको बोलकर भी बताया, तो जब मेरी आवाज़ आपको धीरे धीरे सुनाई दे रही है यानी लो फ्रिक्वेंसी, और जब मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ तो मतलब हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक, इसके बाद ये जो 1 और 2 के बीच में जितनी दूरी है, अब ये दूरी बढ़ेगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो धीरे बोलूँगा मैं, और वेवलेंथ कम होगी तो मैं तेज़ बोलूँगा। तो इसी को बोल देते हैं वेवलेंथ। ठीक है, एक हाइट मतलब एक पर्वत से दूसरे पर्वत की दूरी, कितनी दूरी है वो निर्धारित होती है वेवलेंथ।
फिर एक होती है साउंड एम्पलीट्यूड। साउंड एम्पलीट्यूड मतलब जो इमारत है वो कितनी ऊंची बन रही, अगर ऊंची बन रही इसका मतलब क्या होगा, आपकी हाई फ्रिक्वेंसी होगी। और अगर ये इमारत छोटी बन रही तो एम्पलीट्यूड कम है, और इमारत कम बनेगी तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, मतलब साउंड धीरे होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना। फिर होता है साउंड का बेग, यानी कि कहाँ बेग ज़्यादा रहता है। सबसे ज़्यादा बेग की अगर बात करें तो लकड़ी में होता है। फिर उसके बाद आप देखोगे वाटर में और हवा में आपका 343 स्पीड ऑफ साउंड है ना, ये आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड। इसके बाद आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक मोनो साउंड होता है और स्टीरियो साउंड। तो मोनो साउंड आप कैसे समझ सकते हैं, जब आप ईयरफोन लगाते हो कान में तो कोई साउंड आपको एक ही कान में सुनाई देता होगा, तो ऐसा साउंड जो एक ही कान में सुनाई देता है वो कहलाता है मोनो साउंड। और ऐसा साउंड जो दोनों कान में बराबर भागों में सुनाई देता है उसे बोल देते हैं क्या, आपको स्टीरियो साउंड देखने को मिलता है। तो दोनों के बारे में यहाँ पे आप पढ़ लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये। तो वन सिंगल चैनल ऑफ ऑडियो यानी मोनो साउंड, और टू चैनल ऑफ ऑडियो यानी लेफ्ट राइट में आपको स्टीरियो साउंड देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे हम दोनों के बारे में अंतर है तो दोनों में आप देख लेना पढ़कर एक बार। साउंड के चैनल होते हैं, साउंड के चैनल कैसे डिफाइन होते हैं, साउंड के चैनल स्पीकरों की संख्या पर निर्धारित होते हैं। 3 स्पीकर, 4 स्पीकर, 5 स्पीकर ऐसे भी हो सकते हैं। इसी में भी आपको मोनो साउंड देखने को मिलती है, स्टीरियो साउंड तो ये तो हमने देख लिए। अब यहाँ देखिए 2.1, 2.1 का मतलब एक बेस होती है और दो आपके बुफर होते हैं, वो कहलाता आपका 2.1। चारों आपके क्या होते हैं यहाँ पे देखिए, एक प्रकार से बूफर होते हैं, वो कहलाते हैं आपके 4.0, फिर 5.1, 7.1। इनको आप एक बार देख लेना साउंड चैनल को। साउंड सिंथेसिस का मतलब होता है साउंड को प्रोड्यूस करना, म्यूज़िक तैयार करना, इसी को बोलते हैं साउंड सिंथेसिस या ऑडियो सिंथेसिस। पहली टेक्निक चलती थी एफएम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फिर इसी की समस्या को ध्यान में रखते हुए आगे जो ओरिजिनल साउंड हमको सुनाई देता है वैसा हमने तैयार कर लिए, तो वो कहलाता है आपका वेव टेबल सिंथेसिस। दोनों को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे आप पुरानी टेक्निक और नई टेक्निक दोनों को पढ़ लेना। हम ऑडियो एडिट करके भी देखेंगे आगे चल के थोड़ा सा। फिर डिजिटाइजिंग ऑफ साउंड, तो एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग ये चीज़ें देखने को मिलती है। जो हमारे वायर में साउंड होता है वो कहलाता है एनालॉग, और जब हमको कंप्यूटर में प्रोड्यूस करना होता है तो उसे करना पड़ता है डिजिटल। ठीक है, डिजिटल दो मुख्य वैल्यू 0 और 1 पर ही काम करता है। आगे देखिए आपको और चीज़ें देखने मिलेगी। ऑडियो फाइल फॉर्मेट ऑलरेडी हमने देख लिए, जिसमें आपको 3 कैटेगरी मिलेगी। अनकम्प्रेस्ड, जैसे कि जिसको आप एडिट करना चाहते हो, WAV यानी कि वेब फाइल होती है, ठीक है, इसे बोल देते हैं अनकम्प्रेस्ड। लूजी कंप्रेस्ड मतलब होता है, आप देखोगे तो आपको इसमें कंप्रेस्ड फाइल देखने को मिलेगी। और एक होती है लूज लेस कंप्रेस्ड फाइल। एक लूजी कंप्रेस्ड में आ जाती है MP3, जो कि आपके स्टोर करने के लिए मोबाइल में आप, जैसे ये इसका साइज़ 1 GB है, 1 घंटे का, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर हम 1 घंटे का फाइल मोबाइल में स्टोर करेंगे 1 GB तो हमारी स्टोरेज फुल हो जाएगी, तो हम इसको 60 MB में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाती है आपकी कंप्रेस्ड फाइल। मतलब इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गायब हो जाएगी जो एडिटिंग लायक नहीं बचती है, वो कहलाती है आपकी लूजी कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट। और एक होती है लूज लेस कंप्रेस्ड ऑडियो फाइल, तो ये मिडिल लेवल की होती है। तो अनकम्प्रेस्ड फाइल में देखोगे तो जो ओरिजिनल होती है, जैसे पल्स कोड मॉड्यूलेशन यानी कि PCM फाइल होती है, CD DVD में इस्तेमाल किया जाने वाला जो रॉ फाइल होती है, जिसे हम क्रिएटिंग या एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। वेब फाइल होती है जिसको हम जो है अभी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसमें भी आपको देखने को मिलती है। ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट होती है, जो भी आपकी एक प्रकार से अनकम्प्रेस्ड फाइल कहलाती है। फिर लूजी कंप्रेस्ड ऑडियो फाइल फॉर्मेट में अगर देखोगे तो जो सॉन्ग है, म्यूज़िक है, जो हम हमारे मोबाइल में स्टोर करते हैं, तो उसमें ऑडियो क्वालिटी जो है इसी फॉर्मेट की देखने को मिलती है। जैसे MP3 के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। AAC यानी कि आप देख सकते हैं एडवांस ऑडियो कोडिंग। WMA यानी कि विंडोज़ मीडिया ऑडियो देख सकते हैं। इसी के साथ आपको लूज लेस कंप्रेस्ड ऑडियो फाइल देखने को मिलेगी, जो कि 2 से 5 गुना तक बड़ी हो सकती है, किससे, MP3 वाले से, ठीक है। हालांकि मिडिल लेवल की होती है, इनका उपयोग भी लगभग थोड़ा बहुत एडिटिंग के लिए किया जाता है। तो जैसे आप देखोगे फ्री लूजलेस ऑडियो कोडेक आप देख सकते हैं, ALAC देख सकते हैं, एप्पल लूजलेस ऑडियो कोडेक है। इसके साथ ही आप देखोगे तो MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस देखने को मिलता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर RM होता है रियल मीडिया, फिर AVI ऑडियो वीडियो आपका इंटरलिव्ड देखने को मिलता है। फिर आपका ASP यानी कि एडवांस स्ट्रीमिंग फॉर्मेट देखने को मिलेगा। स्ट्रीमिंग से समझ में आ गया, वीडियो के लिए होता है। MP3 भी हमने देख लिए, वेब भी देख लिए। इसके अलावा आपको मुख्य रूप से अगर देखें तो अनकम्प्रेस्ड फाइल फॉर्मेट आपकी जो होती है बड़े ऑडियो होते हैं, जो कि एडिटिंग के लिए उपयोग होते हैं। अगर आपको स्मार्टफोन में उपयोग करना, TV में दिखाना, तो आपको लूजलेस फॉर्मेट सेलेक्ट करना होता है। और अगर आपको साउंड क्वालिटी की इतनी परवाह नहीं है तो आप लूजी ऑडियो कंप्रेशन का उपयोग कर सकते हैं।
अब बात करते हैं मिडी की, और मिडी का मतलब मैंने बताया आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो इसको आप सीधे समझिए, जैसे आप इस प्रकार का डिवाइस देखे होंगे जिसमें आप जो है क्या कर सकते हो, पियानो टाइप यहाँ पे बजाते हो इस प्रकार से, हारमोनियम टाइप, और इसकी जो म्यूज़िक निकलती है वो कन्वर्टर में जाती है, और कन्वर्टर के बाद हमको स्पीकर में सुनाई देती है। तो इससे जो साउंड निकलता है वही कहलाता है आपका कीबोर्ड जैसे ही, वो कहलाता है आपका मिडी। मिडी साउंड यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बारे में आप एक बार यहाँ पे पढ़ लेना। इसके बाद यहाँ देखिए आपको कुछ साउंड एडिटिंग एंड मिक्सिंग सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ, एक साउंड फोर्ज भी है, ठीक है, यहीं पे देखने को मिलता है साउंड फोर्ज। ये देखिए साउंड फोर्ज जो कि आपको सेकंड सेम में देखने को मिलता है। साउंड जो सोनी कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, बड़े लेवल पर इसमें साउंड की एडिटिंग की जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं साउंड फोर्ज। सीधे हम इसमें ओपन करेंगे और ओपन करके हम जो है साउंड की एडिटिंग करेंगे। एक आध साउंड हम जो है, देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे साउंड डिलीट कर दिया, आपको मैं वापस ला कर दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे हम साउंड फोर्ज में चलते हैं, और साउंड फोर्ज में चल के हम सीधे ओपन करते हैं। ओपन करके देखिए हमने ओपन कर लिए, ये साउंड आपका ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो साउंड है, यहाँ पे साउंड की अगर बात करें तो इस साउंड को आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखिए यहाँ पे साउंड देखने को मिलेगा। इसी साउंड को सेलेक्ट करके आप देखिए राइट क्लिक करके कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसी में चाहे तो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, नया रिकॉर्ड करना है, यहाँ से इतना भाग हटाना है, नई फाइल बना के आप उसमें जो है देखिए ओके करके इसमें जो है इस फाइल को ऑब्जेक्ट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हो, या फिर नए सिरे से माइक लगाकर यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर सकते हो। दूसरी चीज़, इसी में आप विभिन्न इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जो आपका इमेज है, इमेज में भी आप जो है विभिन्न इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, जैसे नॉइस हटाना है या फिर इको वगैरह बढ़ाना है, ठीक है। इसके अलावा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट होते हैं, इन इफेक्ट में भी आप काम कर सकते हो। चलिए ये तो छोड़िए, यहाँ पे हो गया हमारा साउंड फोर्ज। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर और है जिसको मैं ज़्यादातर उपयोग करता हूँ। अगर आपने साउंड की एडिटिंग किए हो तो अच्छी बात, नहीं किए तो आप इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हो। कैसे करना है उसको जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं इसका वीडियो बना दूंगा। इसको भी ओपन करिए, साउंड यहाँ पे ओपन कर सकते हैं हम, ठीक है। कोई भी वीडियो के साउंड को एक्सपोर्ट करके यहाँ पे हम ओपन कर सकते हैं। उसमें नॉइज़ वगैरह हटा सकते हैं, इसमें भी हम कट कॉपी पेस्ट न्यू क्लिप में ले जाकर पेस्ट करना, ठीक है। इसके अलावा इफेक्ट में हम जो है फ़िल्टर, सारी चीज़ें, बेस है, टेरिबल, ये सब मैनेज यहाँ पे कर सकते हैं। ये हो गया आपका ऑडियो मिक्सिंग सॉफ्टवेयर। चलिए आगे चलते हैं, इनके बारे में आप देख लेना, यहाँ पे पढ़ लेना, इसके बारे में सारी चीज़ लिखी हुई है। इसके साथ ही हमको यहाँ पे 3D साउंड की बात करें, सराउंडिंग साउंड जो सुनाई देता है आपको, वो कहलाता है एक प्रकार का 3D साउंड, चारों तरफ से सुनाई देता है ना, ऑडिटोरियम टाइप का। अब बात करते हैं वीडियो की। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसके अंतर्गत आपको मुख्य रूप से होता है कि स्टिल इमेज, जो आपकी प्रिंटेड इमेज होती है, वही इमेज अगर स्कैन कर ले और लगातार श्रृंखला में उनको रख देते हैं फ्रेम के रूप में, और कंटिन्यू बिना जर्क के उनको मोशन के रूप में चला दिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है, तो उसी से मिलकर जो चीज़ बनती है उसे बोल देते हैं वीडियो, ठीक है। मतलब स्टिल इमेज को कंटिन्यू चलाने के बाद मोशन में उसको अगर कैप्चर कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा वीडियो बन जाता है। तो वीडियो आपको समझ में आ गया, जो आप अभी देख पा रहे हैं वो भी एक प्रकार का क्या है, वीडियो है। इसके वीडियो के कुछ सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि कंपोनेंट वीडियो होता है, कंपोजिट वीडियो होता है, एस वीडियो। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, कंपोनेंट वीडियो में 3 आपको देखने को मिलेगी RGB, रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू जो है आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे इनपुट के रूप में। इसके बाद कंपोजिट वीडियो में आपको 2 मिलेंगे, CBBS आइडियो L और आइडियो R, और उसके बाद मिलेगा S वीडियो। तो यहीं देखिए आपको CBBS का मतलब होता है कलर वीडियो बेस सिग्नल, या फिर कलर वीडियो ब्लॉकिंग सिंक, जो कि कंपोजिट वीडियो के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। ब्लैक एंड वाइट टीवी के अंतर्गत ये चीज़ें देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखोगे तो एस वीडियो में आपको 2 केबल देखने को मिलेगी। ये देखिए आपको टीवी के बैक साइड में देखने को मिलेगी, और ये कन्वर्टर के बैक साइड में देखने को मिलेगी, जो कि L और R लेफ्ट राइट देखने को मिलेगी। तो ये आपका एस वीडियो है। दोनों तीनों के बारे में आप थोड़ा सा देख लेना। एनालॉग वीडियो, जैसे कि मैंने बताया आपको, एनालॉग वीडियो मतलब क्या होता है कि जो एनालॉग वीडियो है उसको निरंतर सिग्नल के रूप में दर्शाया जाता है, जबकि डिजिटल वीडियो को डिजिटल इमेज के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। दोनों में आप एक बार अंतर पढ़ लेना। वीडियो दिखाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। डिजिटल वीडियो, एनालॉग वीडियो आप पढ़ लेना एक बार, अंतर आता है आप बता देना। देखिए यहाँ पे आपको जो वीडियो है, वीडियो के उपयोग करने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन रखती है आपके कंप्यूटर में, जो कि आपका प्रोसेसर होना चाहिए मिनिमम। आप देखिए तो बहुत पुराना प्रोसेसर है, हालांकि आज की डेट में देखोगे तो डुअल कोर टू डुअल या i3 i5 इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में जो भी है आपका एडवांस होना चाहिए, जैसे 7 है, 7 के ऊपर देखें 8.1 है,
256 GB रैम की बात नहीं, 1 GB रैम से अधिक होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। इसके अलावा देखें CD रोम ड्राइव यहाँ पे होना चाहिए, जो कि CD में जो रिकॉर्डेड चीज़ें उसको प्ले कर सके। 24 बिट कलर वाला आपका डिस्प्ले होना चाहिए, जिसमें मिनिमम रेजोल्यूशन इतना हो। कंपोजिट साउंड कार्ड होना चाहिए, जो कि साउंड को प्रोड्यूस कर सके। फिर हाई क्षमता वाला जो है आपका हार्ड डिस्क या डिस्क एरे जो भी है वो होना चाहिए। फिर DVI पोर्ट और जो भी चीज़ है वो आपके यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वीडियो के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता की बात करें तो कुछ बेसिक चीज़ें, हालांकि आज की डेट में गूगल क्रोम या जो भी ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिक इनबिल्ट है सारी चीज़ें, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर होना चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए, कुछ एडिटिंग के लिए, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वीडियो स्टैंडर्ड को समझाइए, यानी कि अलग अलग देशों में, अलग अलग जो महाद्वीपों में अलग अलग स्टैंडर्ड को उपयोग किया जाता है वीडियो के लिए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे मुख्य रूप से 3 स्टैंडर्ड। NTSC नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमेटी, जो कि 1953 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किया गया था, ठीक है। इसके अलावा आप इसके अंतर्गत कुछ डिटेल यहाँ पढ़ सकते हैं। दूसरा है PAL फेज अल्टरनेटिंग लाइन, जो कि 1960 के दशक में शुरू हुआ था और ये जो है फ्रांस को छोड़कर अधिकांश यूरोपीय देशों में लागू किया गया था। साथ ही आप एक और देख सकते हैं जो कि SE यानी कि CCAM आप देख सकते हैं, जिसका मतलब होता है सिक्वेंशियल कलर एवेक मेमोरी। मतलब क्या होता है, स्मृति यानी कि जो मेमोरी स्टैंडर्ड के साथ में सिक्वेंशियल कलर 1960 के दशक में इसकी शुरुआत की गई थी और ये जो है फ्रांस में लागू किया गया था। तो इन सब के बारे में आप थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम में इनको आप लिख सकें। अब बात करते हैं वीडियो फाइल फॉर्मेट, जो कि मैंने पहले भी बता दिया हूँ आपको। जिस प्रकार इमेज के फाइल फॉर्मेट होते हैं उसी प्रकार वीडियो के भी होते हैं। जैसे AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ये आपका होता है AVI, जो कि आप देख सकते हैं यह फाइल फॉर्मेट मूवी को विंडोज़ वीडियो के रूप में एक्सपोर्ट करता है। इसके साथ ही आप देखोगे MPG होता है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जो आपका एक कमेटी है जिसके अंतर्गत MPG स्टैंडर्ड डेवलप किया गया और ये फुल मोशन वीडियो, जिसमें मूवी वीडियो क्लिप्स आदि को जो है शामिल करता है और प्लेबैक करने के लिए ये स्पेसिफिकेशन को सेट करता है। इसके साथ ही MPG ये हमने देख लिए। फिर 1 आता है, इसका 2 आता है, 4 भी आता है, ये सब इसके कैटेगरी है। 21 भी आ जाता है। अब बात करते हैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की। तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में मैं आपको दिखाता हूँ एडोब प्रीमियर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको एडोब प्रीमियर प्रो देखने को मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि सिनेमा लेवल तक भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फिल्मोरा भी आप देख सकते हैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ देखिए आपको बहुत सारे जो क्लिप है वो रिसेंट वाले दिख रहा है जिसको हमने उपयोग करे हैं, या फिर आप जो है न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हो। न्यू प्रोजेक्ट आप बनाओगे, देखिए इस प्रकार से आपको न्यू देखने को मिलेगा, जिसमें आप नाम दे सकते हैं और आप सीधे जाकर ओके कर सकते हैं। पहले से बना इसको लो ओके कर दीजिए। अब यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ लर्निंग पैनल को। यहाँ सोर्स विंडो दिखती है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट विंडो दिखती है जहाँ पे आपको विभिन्न फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो आप जो है विभिन्न फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली मैं यहाँ पे 1-2 लैंडस्केप वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने 2 फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब इन फाइल में लाना चाहता हूँ मैं सीक्वेंस को, तो यहाँ पे आप सीक्वेंस भी ला सकते हैं। राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करके भी आप यहाँ पे सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिक, जैसे हमने क्लिक करे तो हमारा जो है सीक्वेंस बन गया। अब जो सीक्वेंस बना है, सीक्वेंस में हमने क्या करा है, सीक्वेंस में आप देखोगे तो सीक्वेंस को आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे सीक्वेंस सेटिंग में जाओगे तो यहीं पे आप उसकी हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हो। इसमें विभिन्न प्रकार के इफेक्ट यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। हालांकि हम प्रीमियर प्रो नहीं पढ़ रहे अभी, इसलिए मैंने आपको सीधे उसका इंट्रो दिखा दिया। चलिए एडोब प्रीमियर प्रो देख लेना। आफ्टर इफेक्ट में थोड़ा सा एनिमेशन जैसा काम होता है, फाइनल कट प्रो। अब बात करते हैं एनिमेशन की। तो एनिमेशन आप देखिए, घोड़े को देखोगे तो घोड़ा आपको नॉर्मल दिखेगा पिक्चर के रूप में, पर ऐसा दौड़ता हुआ उसी फ्रेम में अगर हम अलग अलग पिक्चर को मिलाकर कंटिन्यू उसको चला देते हैं, मोशन ला देते हैं, तो वो बन जाता है आपका एनिमेशन, यानी कि डायनेमिक कंपोनेंट बन जाता है मल्टीमीडिया का। तो ये हो गया आपका एनिमेशन। एनिमेशन के आप डेफिनेशन लिख देना और उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे सेल एनिमेशन जो कि हाथ से बनाया जाता था, पुरानी परंपरागत तरीका है। दूसरा हो जाता है कंप्यूटर एनिमेशन, जिसको हम जो है कंप्यूटर के माध्यम से ऐसे मोशन के रूप में तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे तो एनिमेशन में भी आपको मिलेगा मॉर्फिंग, जिसमें आप देखोगे तो कार्टून वगैरह में ये चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए ये व्यक्ति का चेहरा बदल बदल कर धीरे से यहाँ पर कन्वर्ट कर देगा, हमको पता भी नहीं चला। हम ऐसा मान सकते हैं कि एक हीरोइन का चेहरा हीरो में बदला जा सकता है धीरे धीरे करके, इसी को बोल देते हैं मॉर्फिंग, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशंस, इसके उपयोग कहाँ कहाँ है, तो बहुत सारी जगह इसके उपयोग देखने को मिलता है। स्टिल इमेज से जो है हम बच्चे से हम बड़े को चेहरा बना सकते हैं, जानवरों, कार्टून और बहुत सारी जगह इसका उपयोग देखने को मिलता है मॉर्फिंग का। एनिमेशन के लिए आप देखोगे विभिन्न सॉफ्टवेयर, तो 2D एनिमेशन के अलग सॉफ्टवेयर होते हैं और 3D के अलग होते हैं। 2D के अगर देखें तो US एनिमेशन, ओपोस,
एनिमो है, रीटा स्प्रो है, CTP है, डिजिटल फ्लिप बुक है, पेंसिल 2D है, फ्लैश है। तो इनके बारे में आपको लिख देना है। देखिए यहाँ पर सभी के बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ। चलिए 3D एनिमेशन में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इंटरमीडिएट है, एडवांस है, लाइट वेट 3D है, सॉफ्ट इमेज XSI है। अब बात करते हैं वेब एंड इंटरनेट मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। मल्टीमीडिया के क्या क्या उपयोग है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बताया, एजुकेशन के क्षेत्र में मल्टीमीडिया क्या उपयोग है आप एक बार पढ़ लेना ताकि आप लिख सके। आज की डेट में हर जगह आपको मल्टीमीडिया देखने को मिल जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम करते हैं तो वीडियो भी दिखता है, ऑडियो भी दिखती है, इमेजेस दिखती है, ये सब हो जाता है मल्टीमीडिया के रूप में। ट्रेनिंग देना किसी को प्रोजेक्टर के माध्यम से या जैसे भी हमको देना, तो वहाँ भी क्या उपयोग होगा, मल्टीमीडिया। एंटरटेनमेंट, मूवी देखना है, गाने सुनना है या फिर कोई इमेजेस, सारी चीज़ें हमको कहाँ देखने को मिलेगी, इंटरटेनमेंट में, मल्टीमीडिया के रूप में। इलेक्ट्रॉनिक इंसाइक्लोपीडिया जैसे डिजिटल लाइब्रेरी मैंने दिखाया था, साउंड वीडियो, उसमें आपको सारी चीज़ें मल्टीमीडिया के फॉर्म में ही देखने को मिलेगी। कमर्शियल एप्लीकेशन में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको मल्टीमीडिया देखने को मिलेगा। बिजनेस में आप देखोगे तो मल्टीमीडिया है। प्रेजेंटेशन देना है, फॉरेन लैंग्वेज को सीखना है, विदेशी लैंग्वेज को, इंडस्ट्री में देखोगे, फिल्म इंडस्ट्री में, कियोस्क में देखोगे, तो यहाँ सभी जगह आपको मल्टीमीडिया देखने को मिलेगा। अब एक क्वेश्चन और आता है कि फ्यूचर, मल्टीमीडिया का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ऑफ मल्टीमीडिया। तो देखिए भविष्य में मल्टीमीडिया क्या उपयोग है, तो आप देखोगे विशेषकर मार्केटिंग है, एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, बिजनेस है, मनोरंजन, इन सभी, चिकित्सा, इन सभी में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। और आगे भविष्य में भी अगर देखोगे तो इसका उपयोग बढ़ता ही जाएगा। जैसे अभी इंटरनेट की बात करें तो IoT में आप देखोगे ज़्यादातर मल्टीमीडिया का उपयोग हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कैरियर की। तो कैरियर, अगर आप मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर को अच्छे से सीख लेते हैं, मान लो आप टेक्स्ट में काम करना अच्छे से सीख जाते हो, वॉइस में काम करना, वीडियो में, ग्राफिक्स में, एनिमेशन में, अगर इनमें से किसी एक में भी आप अच्छे से अपनी कमांड बना लेते हो तो आप देखिए यहाँ पे मल्टीमीडिया एसोसिएट प्रोड्यूसर आप बन सकते हो। ठीक है, आपको गेम डिज़ाइनर की जॉब यहाँ देखने को मिलेगी, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट की, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट मैनेजर की, स्पेशलिस्ट आप बन सकते डिजिटल वीडियो के, मल्टीमीडिया ग्राफ प्रोडक्शन आर्ट, उसके बाद देखिए वेब डिज़ाइनर, वेब कंटेंट क्रिएशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, मल्टीमीडिया प्रोग्रामर, ऑथरिंग स्पेशलिस्ट आप देख सकते हैं। तो इस सब जो है इस मल्टीमीडिया के एप्लीकेशन सीखने के बाद आपका कैरियर यहाँ पे देखने को मिलता है। कोई भी चीज़ आप मान लो डिज़ाइनर भी बन जाते हो, ग्राफिक डिज़ाइनर, अच्छे से आप कोरल या फोटोशॉप भी सीख लेते हो तो आपको जो है अच्छी जॉब मिलने की चांसेस है। आगे देख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे तो बता दिया मैंने आपको। वर्चुअल रियलिटी मतलब होता है रियल, और वर्चुअल मतलब आभासी, यानी कि जो चीज़ यहाँ पे है नहीं और हम आभास कर पा रहे हैं उसे बोल देते हैं वर्चुअल रियलिटी। नॉर्मल में इसका इतिहास तो ये देख लेना आप देखोगे इसका उपयोग, तो इसका उपयोग हो जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में, मिलिट्री है, मेडिकल है, और उसके बाद मॉलिकुलर स्टडीज़ यानी परमाणु अध्ययन में। तो आप यहाँ VR बॉक्स का उपयोग देख सकते हैं, ये वर्चुअल रियलिटी के लिए उपयोग होता है, जिसे हम बोल देते हैं HMD, हेड माउंटेड डिस्प्ले। तो इसका क्वेश्चन भी आता है तो ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, 1968 में पहला ये वर्चुअल रियलिटी हेड माउंटेड डिस्प्ले बनाया गया था। इसके बाद आप देखोगे तो एक केप भी देखने को मिलती है। HMD मॉडल की तकनीक भी आप यहाँ देख लेना, और केप देखने को मिलते हैं। केप को हम बोल देते हैं बूम केप, जो कि यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ खड़े रहकर आप ऐसा सोचोगे कि कहीं आपको जो भी चीज़ें दिखाई जाएगी वर्चुअल रियलिटी टाइप ऐसा आभास होगा कि ओरिजिनल है। ठीक है, ये हो जाता है आपका वर्चुअल रियलिटी के लिए बूम कैप। इसके साथ ही आप देखोगे तो आपको ऑथरिंग टूल देखने को मिलेंगे। ऑथरिंग टूल मतलब मल्टीमीडिया में काम करने के लिए आपको टेक्स्ट के टूल की ज़रूरत पड़ती है, ऑडियो के टूल की, जो कि हमने एडिटिंग टूल देखे हैं, आपको ग्राफिक्स टूल यानी कि आपको इमेज वगैरह एडिट करने के लिए, वीडियो के लिए, और आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, एक और जो है जिसका नाम है एनिमेशन, फ्लैश वगैरह है, आफ्टर इफेक्ट है, इनकी। तो ये सब जो है आपके ऑथरिंग टूल कहलाते हैं। तो ऑथरिंग टूल में आप जो है इन सब के बारे में लिख सकते हैं, जैसे क्रिएटिंग एडिटिंग टूल, साथ ही आप 3D मॉडलिंग के लिए एनिमेशन टूल की ज़रूरत पड़ेगी, इमेज एडिटिंग टूल की ज़रूरत पड़ेगी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये सब जो है हमने जो टेक्स्ट मैं पढ़ा रहा था उसमें पढ़ लिए। साउंड एडिटिंग प्रोग्राम जो आपका ऑडासिटी है या फिर साउंड फोर्स है। तो यहाँ पे हमारा जो है कंप्लीट एक प्रकार से रिवीजन भी हो गया, और जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, चलिए मैं क्वेश्चन फिर से आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो क्वेश्चन आई होप यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट रिविज़न हो गया, जितनी भी चीज़ है मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ, कंप्लीट आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, दूसरा आपका जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए बेझिझक, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा।
ये हमारा जो जो वीडियो है, जितना भी रिवीजन का वीडियो था, डिटेल वीडियो देखना ना भूले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।